देख रहे सनेश, ये मैं जो आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये इसमें से आप समझ रहे होंगे कि सने जो ये पूरे फैमिली के लिए, ये हर उम्र के लिए है। हमारे पास जो भी हेल्थ प्रोडक्ट्स है वो सारे ही उम्र के लोगों के लिए है। ठीक है, तो उससे पहले हम जान लेंगे थोड़ा सा आयुर्वेद के बारे में, क्योंकि हम लोग सब बताते बोलते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स के उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। लोगों को हम बताते हैं कि इन प्रोडक्ट्स के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, साइड इफेक्ट्स नहीं है, ये सारे आयुर्वेदिक है। तो ये आयुर्वेदिक है, इसका साइड इफेक्ट नहीं है, इसकी क्या वजह है, ये हमें समझाने आना चाहिए लोगों को। और आप लोगों को भी ये जानना जरूरी है कि अगर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो क्यों नहीं है, किस वजह से इसका साइड इफेक्ट नहीं है, कैसे नहीं है इसका साइड इफेक्ट। क्योंकि ये आयुर्वेद है। और आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद है हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानव च तच्च यत्रोक्त आयुर्वेद से उच्यते। क्योंकि आयुर्वेद सबसे ऊंचा है। आयुर्वेद 5,000 साल पहले समुद्र मंथन से जो धन्वंतरी जी निकले थे उनके द्वारा आयुर्वेद का प्रसार और प्रचार हो चुका हुआ है पृथ्वी पर। ठीक है, तो आयुर्वेद धन्वंतरी जी ने आयुर्वेद को पृथ्वी पर लाया है। पर क्या है आयुर्वेद? ये एक वेद है, एक शास्त्र है, जिसे हम लोगों की जिंदगियों को बचा सकते हैं और उसे संवार सकते हैं। सिर्फ बचा ही नहीं बल्कि संवार भी सकते हैं। देखिए, लाइफ जो है उसे हेल्दी हो तो लंबी लंबी जिंदगी हो तो फायदा है। अगर आपकी लाइफ अगर हेल्दी नहीं है, आप हेल्दी नहीं हो, आप तंदुरुस्त नहीं हो, तो मतलब नहीं है आप क्या जी रहे हैं, कितना जी रहे हैं, इसमें कोई मतलब नहीं। अगर आप तंदुरुस्त है, हेल्दी है, तभी आपके जिंदगी को कोई इम्पोर्टेंस है। अगर आप हेल्दी नहीं है, आपको कोई बीमारी है, कोई दर्द है, या फिर शरीर में कुछ जैसे किसी को खुजली की तकलीफ होती है, स्किन डिजीज होता है, कुछ ना कुछ अगर लगा हो बॉडी में, तो फिर आपकी इम्यूनिटी और ज्यादा कमजोर हो जाती है। और इस वजह से क्या होता है, अगर इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है यानी आपके शरीर में जब रोग प्रतिकारक शक्ति कमजोर हो जाती है, तो कोई ना कोई बीमारी आके आपको अटैक कर जाता है तुरंत। ठीक है, तो इस ऐसे में आयुर्वेद क्या करता है कि आपकी जो लाइफ है उसे बेहतर बनाने की कोशिश करता है। वो कैसे? हमारा जो शरीर है वो वात पित्त कफ इन तीनों दोषों से बना हुआ है। ये जब दोष समान रूप में हमारे शरीर में होता है तो हमारा जो शरीर होता है वो संतुलित होता है, वो हम लोग हेल्दी होते हैं। अगर लेकिन इनकी जो मात्रा है वो कम या ज्यादा हो जाता है, यानी इनका संतुलन बिगड़ जाता है, तो हमारा शरीर भी बिगड़ जाता है या फिर हमें कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। जैसे अगर मैं बताऊं कि जैसे निसर्ग में या फिर कुदरत में जब कोई ऊंच नीच हो जाता है, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है या फिर बिल्कुल ही बारिश नहीं होती है, या फिर बहुत ज्यादा धूप पड़ता है या नहीं पड़ती है बिल्कुल भी, या बहुत ज्यादा ठंडी होती है या बिल्कुल भी ठंड नहीं होती है, तो ऐसे हालत में जैसे कुदरत की वजह से हमारे शरीर पे या फिर कुदरत पे जब कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे बहुत ज्यादा बारिश हो तो बाढ़ आ जाती है, बिल्कुल ही बारिश ना आए तो फिर अनाज नहीं आता है, पीने के लिए पानी नहीं होता है, ये जैसे प्रॉब्लम्स होती है। उसी तरह से अगर शरीर में वात पित्त दोष का संतुलन बिगड़ जाए तभी हमारे शरीर को प्रॉब्लम होता है। इन तीनों दोषों को हमारे शरीर में एक संतुलित मात्रा में ही होना चाहिए, इनका संतुलन बिगड़ना नहीं चाहिए। तो इसी तरह जो जो द्रव्य या फिर जो प्रोडक्ट्स हम खा रहे हैं वो वात पित्त कफ दोष को संतुलन में रखने के लिए उन प्रोडक्ट्स की जरूरत है। जब वात पित्त या कफ दोष जब बिगड़ जाता है तब उन दोषों को संतुलन में लाने के लिए हम ये प्रोडक्ट्स खाते हैं। तो ये आयुर्वेदिक है, इसीलिए ये सिर्फ सारे हमारे दोषों को संतुलन में लाता है, ना कि हमें कोई साइड इफेक्ट देता है, क्योंकि ये नेचुरल है। ये हमें कुदरत से ही मिला है, जैसे हम कुदरत से पैदा हुए उसी तरह से ये भी कुदरत से ही हमें मिली हुई है, इसीलिए इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे समझाया भी है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसे ब्रह्मांड में है जिस तरह से, जैसे ये ब्रह्मांड पंच महाभूतों से बना है, हमारा शरीर भी पंच महाभूतों से बना है। और ये हमेशा मैं हर किसी को बोलती हूँ कि जैसे पृथ्वी पर 72% पानी है, उसी तरह हमारे शरीर में भी 3/4 हिस्सा जो है हमारे शरीर का वो पानी ही होता है। तो इसीलिए हमें पानी की जरूरत होती है। काफी लोगों को मैं बताती हूँ कि आपको पानी पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए, लेकिन वो बोलते हैं कि पानी 1 या 2 लीटर, या कुछ लोग तो आधा ही लीटर पानी पीते हैं और वो बोलते हैं इतना ही काफी होता है शरीर के लिए। नहीं, वो उन्हें लगता है कि उनके शरीर के लिए उतना काफी है, पर ये गलत है। हमें
दिन में 4 से 5 लीटर पानी की जरूरत होती है हमारे शरीर में। अगर हम इतना पानी नहीं पीते हैं तो हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। जैसे कुदरत का संतुलन बिगड़ जाता है, उसी तरह हमारे शरीर का भी संतुलन बिगड़ जाता है। इसीलिए जो भी मात्रा हम खाना खाए तो भी वो एक नियमित मात्रा में खाना चाहिए। ना ज्यादा खाए ना कम खाए। पानी भी जैसे बहुत कम मात्रा में नहीं पीना चाहिए। अब 4 से 5 लीटर पानी पीना ही चाहिए, ज्यादा पानी तो कोई पीता ही नहीं है। लेकिन कम मात्रा में भी नहीं पीना चाहिए। हर चीज का एक संतुलन होना चाहिए। कोई भी चीज अगर कम या ज्यादा या बेवक्त करते हैं तो उस वजह से हमारा जो है शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और उस वजह से हमें बीमारी हो जाती है। तो इन बीमारियों से बचने के लिए हमारे शरीर को हमें क्या करना है, मजबूत बनाना है, सुदृढ़ बनाना है। तो उसके लिए हमें ये हेल्थ प्रोडक्ट्स को लेना है। और किस हालात में, किन हालातों में लेना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। क्योंकि काफी बार क्या होता है कि काफी सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, नए और पुराने, सब लोग ध्यान से सुनिए। क्योंकि काफी बार काफी लोग तो बिल्कुल भी लेक्चर अटेंड नहीं करते हैं। फिर उन्हें बाद में इस बात की शिकायत होती है कि डोसेस कैसे लेने हैं, कौन सी दवाई कब लेनी है, किस उम्र में हम दे सकते हैं, किन्हें नहीं देना है, ये पता ही नहीं होता। किसी भी लोगों को कोई भी दवाई दी जाती है और जब दिया भी जाता है दवाई, एक तो अपने मन से आप दवाई देते हो और आप बताते हो कि नहीं डॉक्टर से हमने पूछ के दवाई दी, और काफी बार गलत प्रोडक्ट्स आप सजेस्ट करते हैं। देखिए कोई बात नहीं, ये हमारे जो प्रोडक्ट्स है ये सारे हेल्थ प्रोडक्ट्स है और सप्लीमेंट्स है, फूड सप्लीमेंट्स है। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला, कोई भी चीज शरीर में कम, बहुत अति मात्रा में या अति कम मात्रा में भी शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। उसी तरह अगर आप गलत प्रोडक्ट भी किसी इंसान को सजेस्ट करते हैं तो उस वक्त, और ये भी वो सजेस्ट करते वक्त भी आप ये बता के सजेस्ट करते हैं कि ये तो हमें डॉक्टर ने ही दिया है, और जब उसके शरीर पे कुछ ना कुछ कम ज्यादा प्रॉब्लम, देखिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई जानलेवा प्रॉब्लम तो होगी नहीं क्योंकि ये सारे फूड सप्लीमेंट्स है। लेकिन कुछ ना कुछ असंतुलन हो जाता है शरीर में। जैसे उन्हें बहुत ज्यादा पेट में दर्द होना या बहुत ज्यादा पसीना आना, बहुत घबराहट होना, ऐसी चीजें हो सकती है। तो ऐसे हालात में आप लोग फिर क्या करते हैं कि पहले तो आपने हैंडल कर लिया, फिर उसके बाद जब आपसे हैंडल नहीं होता आप बोलते ही नहीं डॉक्टर ने बोला था, आप जाके डॉक्टर से बात कर लीजिए। ऐसे हालात में जब मुझ तक पेशेंट आता है तब मुझे पता चलता है कि एक तो इस इंसान को प्रोडक्ट्स गलत जा चुके हैं और अति मात्रा में प्रोडक्ट्स जा चुके हैं। और उस कंडीशन में फिर मुझे, एक तो आपने झूठ भी बोला होता है कि डॉक्टर ने बताया, तो मुझे उन लोगों को क्या जवाब देना है ये मुझे पता नहीं चलता। क्योंकि आप लोगों ने झूठ बोला है, मैं उन्हें ये नहीं बोल सकती कि जिस इंसान ने आपको मेरे पास भेजा है वो गलत है। तो फिर अगर मैं ऐसे बोलूंगी तो आपका इमेज खराब हो जाएगा, मार्केट में आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्लीज जब भी आप लोगों को बताते हैं, एक तो मेरी सलाह से दे या फिर योग्य प्रोडक्ट सजेस्ट करें। ये बहुत जरूरी है कि आप सही मात्रा में और सही प्रोडक्ट किसी को दे। इसीलिए हमने ये सेशन रखा है ताकि आप जान सके कि किन हालातों में कौन से प्रोडक्ट देने हैं और किस उम्र के लिए कौन से प्रोडक्ट जरूरी है। किसी भी उम्र के लोगों को और किसी भी शिकायत के लिए आप कोई भी दवाई नहीं दे सकते, क्योंकि हर चीज का एक संतुलन बहुत जरूरी होता है। जैसे आप बहुत ज्यादा चावल नहीं खा सकते, एक संतुलित मात्रा में ही खाना है। बहुत ज्यादा दाल नहीं खा सकते, हर चीज का संतुलन बहुत जरूरी है। इसी तरह शरीर में अगर फूड सप्लीमेंट्स भी दे रहे हैं हम, तो उसकी भी एक संतुलित मात्रा में ही खाना है। बहुत ज्यादा प्रोटीन या बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स भी आप नहीं खा सकते। ठीक है, उससे भी क्या होता है कि बहुत ज्यादा अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो आपके बॉडी का फैट बढ़ जाएगा। बहुत ज्यादा प्रोटीन खाएंगे तो हाइपर प्रोटीनीमिया हो जाएगा, कभी कभी फिर यूरिन से भी प्रोटीन निकलने लगता है। तो ये सब शिकायतें हो जाती है। इसलिए कोई भी चीज अति मात्रा में नहीं देना है किसी को भी। डोसेस भी जान ले, कब देना है, कैसे देना है, ये सब चीजों के बारे में मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी। नोट डाउन कर ले और पूरा लेक्चर ध्यान से सुने। क्योंकि काफी बार पूरा लेक्चर ना सुनने के वजह से भी आप लोग गलत दवाइयाँ या गलत प्रोडक्ट्स सजेस्ट करते हैं। ठीक है, हम शुरू करेंगे अकाई सोना से। लेकिन क्या है अकाई सोना, हम क्यों अकाई सोना किसी को दे? देखिए पहली बात तो जैसे मैंने बोला कि जो भी बीमारियां, लोगों को जो भी शिकायतें होती है वो होती है किस वजह से? लाइफस्टाइल की वजह से। आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने अकाई सोना की बोतल के नीचे एक
चित्र दिखाया है। यहाँ पे एक डायग्राम है ये, जहाँ पे एक बंदा पूरा ड्रेन हो चुका है, उसकी बैटरी जैसे मोबाइल की बैटरी ड्रेन हो जाती है, और एक बंदा जो है अकाई सोना लेने की वजह से, डेली अकाई सोना लेने की वजह से फुल डे चार्ज रहता है, हमेशा एक्टिव रहता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हम जो कुछ भी खाते हैं, कई बार हम लोग जो खाना भी, काफी लोग बोलते हैं नहीं हम लोग सिर्फ घर का खाना खाते हैं, लेकिन और वक्त पे खाना खाते हैं, पर फिर भी क्यों हमें कमजोरी महसूस होती है? तो इसकी ये वजह है कि जो भी हम खाते हैं काफी बार उसे, देखिए कोई भी अनाज बिना फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के नहीं आता है, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि फार्मिंग आजकल बहुत कम हो गया है, मतलब खेती बाड़ी कम है, उस हिसाब से हमारा जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। इतने बड़े पॉपुलेशन को अगर हमें खाना प्रोवाइड करना है तो उसके लिए डेफिनेटली खाने का जो मात्रा है वो ज्यादा मात्रा में आए, छोटे से खेती में बहुत ज्यादा मात्रा में अनाज आए, तभी हम सबको खाना खिला सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं लोग, उसे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड मारते हैं। तो हम लोग जो खाना खाते हैं वो भी फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड मार के आया हुआ होता है, इसीलिए हम जो भी खाते हैं वो इतना हेल्दी नहीं है, नेचुरल नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है। ठीक है, उस वजह से क्या होता है कि बॉडी में फ्री रेडिकल्स रिलीज होने लगते हैं। कि फ्री रेडिकल्स क्या है? हम सुनते तो है फ्री रेडिकल्स फ्री रेडिकल्स, लेकिन है क्या? फ्री रेडिकल्स यानी जो कुछ भी हम लोग खाना खाते हैं उसकी वजह से शरीर में कुछ विषाणु निर्माण होते हैं। ये विषाणु जो है वो शरीर के हेल्दी सेल्स को मारने लगते हैं, या फिर कुछ सेल्स को वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ाते हैं शरीर को। जब ये शरीर में सेल्स को अधिक मात्रा में बढ़ाते हैं तो उसे हम कहते हैं कि किसी को कैंसर हुआ है। और ये जब सेल्स को मारने लगता है तो शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति को ये कमजोर बनाता है, और कोई भी बीमारी शरीर को तुरंत जकड़ लेती है। तो ऐसे कंडीशन में हमें अगर हमारा रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाना है, या फिर हमारे बॉडी के एंटीऑक्सीडेंट्स को हमें अगर मिटाना है, एंटीऑक्सीडेंट्स हम बोलते हैं तो क्या है ये ऑक्सीडेंट? ऑक्सीडेंट यानी विषाणु यानी टॉक्सिन्स। जो कुछ भी हम खाते हैं वो बॉडी में टॉक्सिन्स जो क्रिएट करते हैं उसे ऑक्सीडेंट कहा जाता है। उस वजह से क्या होता है, उसी वजह से फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं बॉडी में। और ये फ्री रेडिकल्स जैसे मैंने बोला, ये तो अति मात्रा में सेल्स को बढ़ाते हैं या फिर हेल्दी सेल्स को ये नष्ट करते हैं। और अगर जब ये हेल्दी सेल्स को नष्ट करते हैं डेफिनेटली हमें कमजोरी तो आना ही है। ठीक है, और अगर अति मात्रा में ये सेल्स को बढ़ाते हैं तो हमें कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो ये अगर नहीं होना चाहिए हमारे शरीर में, कैंसर से बचना है या फिर कमजोरी होने नहीं देना, क्योंकि कमजोर अगर हम हो जाएंगे, जैसे मैंने बताया रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है, शरीर में हीमोग्लोबिन रक्त की मात्रा कम हो जाता है, रक्त की मात्रा कम होने की वजह से बिलीरुबिन की मात्रा कई बार बढ़ जाती है, क्योंकि लिवर में से कि रक्त की मात्रा तभी कम होती है कि जब लीवर ठीक से काम नहीं करता है, क्योंकि लीवर से ही आरबीसी ब्रेकडाउन होकर उसका हीमोग्लोबिन में रूपांतर होता है। तो अगर लीवर ठीक से कार्य नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली वहां पे बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, यानी काफी लोगों को फिर काबिल या जॉन्डिस जैसे बीमारी हो जाती है। तो इन सारी चीजों से अगर हमें बचना है, या फिर कैसे होता है काफी सारे लोगों को आदत होती है कि बेवक्त खाना खाना, या फिर नाश्ता बिल्कुल नहीं करना, रात में बहुत देर से खाना खाना और रात में देर से सोना। इस वजह से क्या होता है कि आपकी जो अतड़िया होती है या अन्न नलिका होती है, जिसे एलिमेंट्री कैनल कहा जाता है, अन्न नलिका को अंदर से जख्म होने लगती है, क्योंकि हमारे शरीर में वक्त वक्त पर कुछ स्राव निकलते हैं जिसे एंजाइम्स कहा जाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स यानी पचन पचन करने के लिए कुछ स्राव निकलते हैं। तो ये जो स्राव है ये क्या होता है, ये वक्त वक्त पे निकलता रहता है, लेकिन ये अगर उस टाइम पे अगर हम खाना नहीं खाते तो क्या होता है, ये जो स्राव है ये स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि ये खाने को पचाने के लिए होते हैं। और ये अगर खाने पे ये खाने खाने के साथ मिक्स हो जाता है तो ये खाने को पचाकर हमारे शरीर को पोषण देता है। लेकिन अगर ये खाने के साथ मिक्स नहीं होता है, हम उस वक्त अगर खाना नहीं खाते हैं जब भूख लगती है, तो ये हमारे अन्न नलिका को अंदर से जख्म देना शुरू करता है। तो काफी बार लोग बोलते हैं कि हमें गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम है, हमें हाइटस हर्निया का प्रॉब्लम है। हाइटस हर्निया होने की काफी ये रीजन है कि काफी सारे लोगों को एक तो नाश्ता करते नहीं है, खाना वक्त पे खाते नहीं, उन्हें होता है एसिडिटी, अम्ल पित्त। और एसिडिटी होने की वजह से क्या होता है, वो बार बार एलोपैथी के एसिडिटी के टैबलेट्स खाते हैं। जो एलोपैथी के एसिडिटी के टैबलेट्स खाते हैं उस वजह से भी काफी लोगों को कैंसर होता है। इसी वजह से अमेरिका और यूरोप में एंटी एसिड्स
ये बैन है, मतलब एसिडिटी की गोलियों को बैन किया गया है, क्योंकि उस वजह से भी काफी लोगों को कैंसर हो रहा है। उसके वजह से होता है एच पाइलोरी जैसे बीमारी जो ना इलाज है, हाइटिस हर्निया जैसी बीमारी, या फिर अल्सर जैसे बीमारियां। मतलब काफी सारे लोगों को जो मसालेदार, तीखा, नॉनवेज ज्यादा खाते हैं या रात में देर से खाना खाते हैं, तो खाया हुआ अन्न पचता नहीं, तो इस वजह से भी आंतड़ियों में अल्सर होने लगता है। अल्सर यानी बहुत बड़ा जख्म होता है जो भरता ही नहीं है, ऐसे कंडीशंस को अल्सर कहा जाता है। या काफी सारे लोगों को कोलाइटिस की शिकायतें, आजकल कोलाइटिस और अल्सर की शिकायतें बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जैसे मैंने कहा, काफी सारे लोगों को बुरी आदत है कि बेवक्त खाना खाते हैं या देर से खाना खाते हैं या बहुत ज्यादा तीखा और मसालेदार और जंक फूड खाते हैं। उस वजह से उनकी आंतड़ियां पूरी खराब हो जाती है। हथेलियां खराब होने की वजह से काफी सारे लोगों को अल्सर की शिकायत होती है, काफी सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन की यानी बदकोष्ठता की शिकायत होती है। बदहजमी की शिकायत होने की वजह से फिर आगे चल के क्या होता है, यही बदकोष्ठता फिर बवासीर में बदल जाता है। काफी सारे लोग फिर शिकायत करते हैं कि हमें पाइल्स हो गया है, फिशर हो गया है। क्यों होता है? क्योंकि इन्हें बदकोष्ठ, जैसे मैंने आपको कहा, शुरुआत कहाँ से हुआ? खाने से हुआ है, अन्न नलिका से हुआ है। ये होते 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 होता है, एक ही दिन में नहीं होता है। किसी को भी एक ही दिन में बदकोष्ठता की शिकायत नहीं होती है, या फिर बदकोष्ठता हुआ इसीलिए दूसरे ही दिन तुरंत पाइल्स नहीं होता है। इसे ये बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, लेकिन हम अपने आप को इतनी लंबी लंबे अरसे से हम अपने आप को नजरअंदाज करते आते हैं। जब हम खुद को इतनी देर तक नजरअंदाज करते हैं तभी बहुत बड़ी बीमारी होती है। तो शुरू में ही आप नजरअंदाज मत कीजिए। जब आपको हल्की सी शिकायत शुरू हो जाए तो अकाई सोना ले लेना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि ये जो छोटी छोटी शिकायतें होती है वो वहीं पे खत्म हो जाती है और आपको ये हेल्दी रखता है। जैसे फिर बवासीर होने के बाद, बवासीर काफी सारे लोग बवासीर के लिए या फिर पाइल्स के लिए सर्जरी करवाते हैं। सर्जरी करवाने के बाद बाद भी बार बार उन्हें वही शिकायत होती है। काफी सारे लोग जैसे पानी कम पीते हैं तो उन्हें किडनी स्टोन्स होने लगते हैं, या फिर काफी सारे लोग पानी न पीने की वजह से भी उन्हें बदहजमी होती है। तो जैसे मैंने कहा, हर चीज का एक संतुलित मात्रा में खाना पीना बहुत जरूरी है। अगर आपका खाने पीने का संतुलन भी बिगड़ जाता है तभी बीमारियां होती है। तो अकाई सोना, अब मैं बताऊंगी कि अकाई सोना का महत्व क्या है। देखिए, जैसे मैंने आपको सब चीजें एक्सप्लेन की है, तो अगर हमें इन सब शिकायतों से बचना है, अगर हमारे शरीर को हमें टॉक्सिन से और फ्री रेडिकल से हमें सुरक्षित रखना है, तो हमें क्या लेना चाहिए? अकाई सोना। अकाई सोना हमारे पास है दो वर्जन्स में। एक है अकाई सोना नॉर्मल जो 12 बेरीज का है, और दूसरा है अकाई सोना प्लस। अकाई सोना प्लस में 30 बेरीज। तो अकाई सोना नॉर्मल भी, अकाई सोना आप हेल्दी, जो भी हेल्दी लोग हैं वो अपने आप को हमेशा हेल्दी रखने के लिए और हर किसी भी बीमारी से अपने आप को दूर रखने के लिए, अगर वो दवाई लेना कि कोई किसी चीज को लेना चाहते हैं या रेगुलर टॉनिक की तरह किसी चीज को लेना चाहते हैं, ताकि वो हमेशा ही हेल्दी रहे, फ्रेश रहे, चार्ज रहे। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, ये बंदा जो फुल चार्जड है और पूरा दिन चार्जड रहता है। मतलब आप सुबह एक ढक्कन अकाई सोना पी ले तो पूरा दिन आप रात में भी थका हुआ महसूस नहीं करेंगे, बिल्कुल भी महसूस नहीं करेंगे। हम थकावट या कमजोरी तभी महसूस करते हैं जब भी हमारे बॉडी में विषाणु घेर लेते हैं। अगर हम इन विषाणु को नष्ट कर देंगे तो हम हमेशा ही स्ट्रांग रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, जिस वजह से हम चार्ज रहेंगे, हमेशा ही फ्रेश रहेंगे। हम कितना भी काम कर ले हम थकावट को महसूस नहीं करेंगे, और रात में नींद भी अच्छे से आ जाएगी, क्योंकि थकावट हम महसूस नहीं कर रहे, लेकिन जो हमारा शरीर है वो काम की वजह से उसके सेल्स जो है वो उन सेल्स को अब एग्जॉस्ट हो चुके हैं, और उन सेल्स को पता चल रहा है कि अभी दिन समाप्त होके रात हो रहा है, तो खाना खा के सो जाना चाहिए। मतलब ये जो टाइम है, क्योंकि आकाश होने की वजह से कैसे भूख भी टाइम पे लगती है। काफी सारे लोगों को जिससे शिकायत होती है कि हमें भूख ही नहीं लगती इसलिए हम लोग खाना नहीं खाते, तो वो शिकायत नहीं होगी, भूख अच्छे से लगेगी। एसिडिटी की अगर शिकायत होगी तो वो दूर हो जाएगी। आपको खाना पचाने में भी ये बहुत मदद करता है। तो खाना ये पचाएगा तो आपको बदकोष्ठता की भी शिकायत नहीं होगी। बदकोष्ठता नहीं होगी तो कोई भी पाइल्स या फिशर जैसी बीमारी नहीं होगी, और कैंसर जैसी भी बीमारी नहीं होगी, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट को नष्ट कर देता है, शरीर में से फ्री रेडिकल्स को नष्ट कर देता है और ऑक्सीडेंट्स को खत्म कर देता है, खदेड़ देता है शरीर से। इस वजह से ना ही बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ना ही अपचन की शिकायत होती है। हमारा स्किन भी नॉर्मल रहता है। जैसे मैंने बोला कि हम अगर हर चीज अगर हम प्रॉपर संतुलित मात्रा में करते हैं तो हम हमेशा ही हेल्दी रहेंगे, हमारा स्किन भी ग्लो करेगा।
तो अगर हम आप अकाई सोना लेते हैं तो बॉडी की ये टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, तो बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा तो कोई भी ना स्किन की बीमारी होगी, और आपका स्किन भी हमेशा ग्लो करता रहेगा, बल्कि आप अपनी उम्र से कम दिखेंगे, क्योंकि ये आपके बॉडी के जो अननेसेसरी फैटी सेल्स होते हैं, फैट को वो खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। जब शरीर में हद से ज्यादा फैट बढ़ता है तब उम्र भी ज्यादा लगती है, आप जिस उम्र के होते हैं उससे भी ज्यादा आपकी उम्र लगती है। यानी आपका जो मेटाबॉलिक सेल्स होते हैं वो कुछ ज्यादा यूटिलाइज हो जाते हैं, तो मेटाबॉलिक सेल्स भी आपके बहुत बहुत ज्यादा उम्र के लगते हैं या फिर एजेड लगते हैं। मतलब अगर आपकी उम्र 20 साल है तो आप उससे ज्यादा, आपके जो बॉडी सेल्स है वो उससे ज्यादा थके हुए होते हैं। आप 30 या 35 साल जैसे आपके बॉडी सेल्स हो चुके होते हैं, इसीलिए आप पूरा थकावट महसूस करती है। अगर आपको हमेशा ही 20, अगर आप 60 के भी है तभी आपको 20 या 30 के जैसे आपको एनर्जी चाहिए, तो रेगुलरली अकाई सोना लेना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी भी मेंटेन रहेगी। और आपकी जो कोई शिकायत होती है, जैसे एसिडिटी हो, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि छोटी मोटी जो शिकायतें होती है उन शिकायतों से हम अपने शरीर को दूर रख सकते हैं। अकाई सोना प्लस, अब अकाई सोना है तो अकाई सोना प्लस की क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है मैं बताती हूँ। क्योंकि जब किसी किसी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें कुछ ज्यादा शिकायत होती है, मतलब उन्हें ऐसे होता है कि वो खाते पीते भी वक्त पे है, जैसे मैंने बोला कुछ लोगों को खाते पीते वक्त पे है फिर भी उन्हें शिकायत होती है, फिर कुछ ऐसी बीमारियां जैसे हाई शुगर लेवल में किसी को न्यूरोपैथिक अगर चेंजेस शुरू हो चुके हैं, तो ऐसे कंडीशन में उन्हें अगर कोई पैरों में जख्म हो, या फिर पैरों में, काफी सारे लोगों को ये शिकायत होती है डायबिटीज के पेशेंट्स में कि हमारे पैर पूरे सुन्न पड़ चुके हैं, क्योंकि उन्हें डायबिटिक न्यूरोपैथी के चेंजेस उनके बॉडी में शुरू हो चुके हैं। ऐसे कंडीशंस में आप अकाई सोना प्लस दे सकते हैं। बहुत ज्यादा वजन, हद से ज्यादा है, काफी सारे लोगों का वजन जो 50 से 70 के 70 तक, मतलब औरत और मर्दों का में नॉर्मल में बोल रही हूँ, फीमेल्स का, औरतों का हाइट के हिसाब से मैं बोल रही हूँ, 50 से 60, और मर्दों का 60 से 70, ये वेट, इस वेट में इतना ही वेट होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा आपका वेट है तो आप ओवरवेट हो, आपके बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी हाई है, आपका फैट लेवल भी हाई है, आप मतलब आपका ओवरऑल बॉडी मास इंडेक्स बहुत हाई है, नॉर्मल से बहुत ज्यादा है। तो ऐसे कंडीशंस में आप अकाई सोना प्लस उन्हें रेकमेंड कर सकते हैं। प्लस बेड रिडन पेशेंट जो काफी सालों से बेड पे ही है, वो उठकर चल नहीं पा रहे, हाथ पैर हिला नहीं पा रहे, आप उनकी बॉडी सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए अकाई सोना प्लस दे सकते हैं। काफी सारे लोगों को अकाई सोना लेकर भी या फिर टाइम पर खाना खा के भी बदहजमी की शिकायत होती है। तो ऐसे जिन लोगों की बहुत ही पचन क्षमता कमजोर है, जिनकी रोग प्रतिकारक क्षमता बहुत कमजोर है, ऐसे कंडीशन में अगर आप अकाई सोना देते हैं, अकाई सोना प्लस देते हैं, तो उनकी जो पचन शक्ति है वो भी मजबूत हो जाएगी, रोग प्रतिकारक शक्ति और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, उनकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, उनका वजन भी, अगर जिन्हें कम वजन करना है, मतलब उनका वजन अगर बहुत हद से ज्यादा है तो वो कम हो जाएगा। और साथ में उनके जो बॉडी कोलेस्ट्रॉल लेवल, फैटी लेवल्स जो है वो भी एक संतुलित मात्रा में आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, डिटॉक्सी एज। डिटॉक्सी एज के नाम से ही आप समझ पा रहे हैं कि ये पूरे आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, यानी बॉडी में जो भी विषाणु है, शरीर के विषाणु को ये निकाल देता है, शरीर से बाहर कर देता है। तो ये किस तरह से करता है, ये क्या करता है, देखिए कोई भी बीमारी, जैसे मैं आपको जब से मेरा लेक्चर शुरू है मैं आपको सिर्फ खाने पीने के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि हमें जो भी बीमारी होती है वो पेट से ही शुरू होती है, खाने पीने से ही शुरू होते हैं। अगर हम गलत खाते हैं, ज्यादा खाते हैं, बेवक्त खाते हैं, तभी हमें बीमारी होती है। तो काफी सारे लोगों को ये शिकायत है। ऑलमोस्ट हमारे इंडिया के अगर पॉपुलेशन को अगर आप काउंट करें तो 70 to 80% लोगों को पेट में गैस होना, बदहजमी होना, बदकोष्ठता, ये शिकायत है, बिल्कुल है। 70 से 80 प्रतिशत लोगों को ये शिकायत है। और ऐसे कंडीशन में, लेकिन इन शिकायतों को वो लोग नजरअंदाज करते हैं। काफी बार मेरे पास जब पेशेंट आते हैं अपनी सारी बीमारियां बताएंगे, जब मैं उन्हें पूछती हूँ कि आपका पेट साफ होता है, क्या आप हर रोज पैखाना जाते हैं, तब वो जवाब देते नहीं नहीं हमें नहीं होती है, पेट पे होता है पेट साफ। तब आप बताएंगे, मतलब ये आप इस बात को नजर, जब आप डॉक्टर के पास भी आते हो तब भी आप नहीं बताते हो कि आपको ये शिकायत है, जब डॉक्टर पूछते हैं तब बताते हो, क्योंकि आप इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। जबकि इस यही बात है जिसे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए।
क्योंकि पेट ही तो है हर बीमारी का जड़। अगर आप पेट को साफ रखेंगे, पेट को बदहजमी से बचाएंगे, आप हजम होने की जैसे दवाइयां लेंगे, जैसे आपका खाना हजम होगा, तभी तो आपके शरीर को पोषण मिलेगा। क्योंकि आप जो भी खा रहे हैं उसका उसका पोषण आपके शरीर को तभी मिलेगा जब वो हजम होगा। वो हजम नहीं होगा तो आपको कैसे न्यूट्रिशन मिलेगा, पोषण मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए पेट का साफ होना बहुत जरूरी है। पेट में गैस नहीं होना चाहिए। गैस होने की वजह से क्या होता है, पूरा गैस ऊपर, देखिए गैस यानी हवा, और वो किस तरफ होता है, वो ऊपर की ओर चढ़ता है। तो ऊपर की ओर जब वो चढ़ता है गैस, काफी लोगों को ये शिकायत होती है कि उनके सीने में चुभने जैसे दर्द होता है। काफी सारे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होता है, और हमें क्या लगता है, उन्हें शायद हार्ट अटैक की दिक्कत हो, उन्हें शायद अस्थमा की बीमारी हो, लेकिन नहीं, ये होता है सिर्फ एक बद्धकोष्ठता की वजह से। क्योंकि गैस पेट में बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा गैस हो गया है, तो वो गैस ऊपर की ओर चढ़ रहा है, और वो ऊपर की ओर चढ़ के आपके जो फुफ्फुस है, लंग्स है, उसको पुश करते हैं। लंग्स को आग पुश करेंगे तो वो जाएंगे कहाँ? उनका तो वही जगह है, वो अपनी ही जगह पे रहेंगे, वो ऊपर तो नहीं हट सकते। तो वो दब जाते हैं। वो दबने की वजह से जो आप जब जब आप सांस लेते हैं तो आपको तकलीफ होती है, दर्द होता है सीने में। सांस पूरी तरह से आप अंदर नहीं ले सकते, पूरी तरह से ऑक्सीजन को अंदर नहीं ले सकते। और फिर आप बोलते हैं कि हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो तभी लोगों को लगता है कि हमें सांस की बीमारी है, लेकिन सांस की बीमारी नहीं होती है, होती है बद्धकोष्ठता की बीमारी। ऐसे कंडीशंस में आप लोगों को एलो त्रिफला दीजिए। क्या है कि हम, काफी सारे लोग बोलते हैं हम लोग त्रिफला लेते हैं, त्रिफला लेते हैं, फिर एलो त्रिफला की क्या जरूरत है? देखिए त्रिफला जो है उसका जो गुण है, वो शरीर को रुक्ष बनाता है। मतलब अंदर जब आप त्रिफला खाते हैं तो वो शरीर पेट को साफ करने के साथ साथ काफी बार पानी को भी शरीर से बाहर खदेड़ देता है, क्योंकि उसका गुण ही है विरेचन करना। मतलब वो शरीर में जो चीजें जरूरत नहीं वो लेकर निकलता है शरीर से बाहर, त्रिफला। तभी वो बॉडी को डिहाइड्रेट करता है, बॉडी को ड्राई करता है। तो ये बॉडी ड्राई ना हो, डिहाइड्रेट ना हो, इसीलिए इसमें एलोवेरा मिलाया गया है, ताकि पेट में जो पानी है, पानी ना निकले, सिर्फ जो नहीं पचा हुआ अन्न होता है वो निकले और गैस निकले। ठीक है। उसके बाद है एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस की बहुत ही महत्व, देखिए इसमें विटामिन सी, ये रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है, क्योंकि इसमें एलोवेरा के साथ है आंवला और तुलसी, अदरक। इसीलिए ये एसिडिटी में काम करता है, और प्लस विटामिन सी डेफिशिएंसी में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। विटामिन सी क्या है, हमें पहले पता चलना चाहिए ना कि विटामिन सी की जरूरत क्यों है हमारे शरीर को। हम ले तो रहे हैं विटामिन सी, लेकिन क्या जरूरत है? देखिए विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है, रिच एंटीऑक्सीडेंट है। अभी पीछे जैसे जब हमने कोविड जैसे पैंडेमिक को, महामारी को हम फेस कर रहे थे, उस वक्त हमें काफी सारे लोगों को इंजेक्शन देने पड़ते थे विटामिन सी के। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन सी के इंजेक्शन देने के बाद काफी सारे लोगों को रेमडेसिविर की जरूरत नहीं पड़ी। काफी सारे लोगों की जिनकी ऑक्सीजन लेवल कम थी, उनकी ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ गई, क्योंकि उनके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट गया, और एंटीऑक्सीडेंट की वजह से उनके जो लंग्स, मतलब लंग्स के जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, वो दब चुके थे, वो खुल गए, और उस वजह से उन्हें सांस लेने में जो दिक्कत हो रही थी वो कम हो गई। इसीलिए विटामिन सी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ विटामिन सी की कमी की वजह से क्या होता है, काफी सारे लोगों के मसूड़ों से खून आने लगती है। ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। स्किन डिजीजेस, काफी सारे लोगों को जो त्वचा रोग होता है वो भी विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो त्वचा रोगों के पेशेंट्स को, जिन्हें मसूड़ों से खून आता है, उन लोगों को, और काफी सारे लोगों को स्कर्वी जैसी बीमारी होती है, यानी जहाँ पे स्किन निकलता है, या फिर उंगलियों के बीच में, यहाँ पे उंगलियों के बीच में छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं, और उन वो दाने काफी बार फूट जाते हैं, और उस वहां से स्किन निकलने लगता है। ये विटामिन सी के डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो ऐसे कंडीशंस में आप उन्हें विटामिन सी रेकमेंड कर सकते हैं। उसके साथ साथ एलोवेरा और एलोवेरा और आंवला जो है, ये पित्त को शरीर से कम करते हैं, पित्त की शिकायत को कम करते हैं। इसीलिए पित्त, काफी सारे लोगों को जिन्हें एसिडिटी की तकलीफ होती है, या फिर बहुत ज्यादा अपचन हो जाता है, ऐसे कंडीशंस में आप उन्हें एलोवेरा जूस रेकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि अपचन में भी इसमें अदरक होने की वजह से पचन शक्ति को भी ये बढ़ाता है, और बद्धकोष्ठता को भी दूर करता है। आगे हम अब टैबलेट्स और कैप्सूल्स की ओर जाएंगे।
टैबलेट्स की इस यहाँ पे जब मैं टैबलेट्स और कैप्सूल्स के बारे में आपको बताऊंगी, क्योंकि काफी सारे लोगों के इनके डोसेस नहीं पता है, कब लेना है नहीं पता है, कितनी मात्रा में लेना है ये भी नहीं पता होता है, और किस उम्र से स्टार्ट करना है ये भी नहीं पता होता है। तो स्पिरुलिना जो है वो एक कैप्सूल फॉर्म में आता है, और इसमें स्पिरुलिना के साथ साथ अश्वगंधा भी है। तो स्पिरुलिना जो है एक रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी 12 है। तो काफी सारे लोगों को आजकल तो आप देखेंगे, काफी सारे लोगों को 80 to 85% लोग, यानी 80 से 85% लोगों को विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी। जब भी मैं हम लोग टेस्ट करवा के आने के लिए बोलते हैं पेशेंट्स को, तो वो लेकर ही आते हैं। तो विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हम होता ही है, क्योंकि विटामिन बी 12 की जरूरत बॉडी को ज्यादा होती है, वो बहुत ज्यादा यूटिलाइज होता है बॉडी में, तो उसको उतना रिप्लेस करना जरूरी है, जो कि लोग नहीं करते। ठीक है, वक्त पर नहीं खाना खाना, बेवक्त खाना खाना, ये सारी चीजें उसमें आती है। उसके साथ साथ जो जरूरी है विटामिन बी 12 के लिए, वो नहीं खाते हैं, वो कुछ कुछ और ही खा लेते हैं। तो इस वजह से भी विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होती है। तो ऐसे कंडीशंस में आप उन्हें स्पिरुलिना दे सकते हैं। उसके साथ साथ जिन्हें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, शुगर लेवल बहुत ज्यादा है, ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा है, ऐसे कंडीशन में भी आप उन्हें स्पिरुलिना रेकमेंड कर सकते हैं। स्पिरुलिना एक बहुत ही रिच एंटीऑक्सीडेंट भी है, इसीलिए आप उसे ऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी रेकमेंड कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, कोई भी चीज बहुत ज्यादा मात्रा में या कम मात्रा में सही नहीं है। तो ये दिन में एक या दो ही कैप्सूल लेने हैं। तो बड़ों में, यानी 15 साल के ऊपर के लोगों के लिए स्पिरुलिना दिन में 2 बार खाना खाने के बाद लेना है। दिन में 2 बार, सुनिए ठीक से, स्पिरुलिना कैप्सूल सुबह में एक, शाम में एक, खाना खाने के बाद 15 साल के बाद की उम्र के लिए। अगर आप 15 साल से नीचे दे रहे हैं तो वो भी 10 साल की उम्र के बाद ही देना है, अगर जरूरी हो तो ही देना है। जैसे मैंने आपको बोला, उसी शिकायत के लिए देना है, किसी और शिकायत के लिए नहीं देना है। तो स्पिरुलिना आप दे सकते हैं लो हाई ब्लड शुगर लेवल में, सॉरी, हाई ब्लड शुगर लेवल में, और विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी में, और जब बहुत ज्यादा रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो, ऐसे ही कंडीशन में देना है। तो 10 साल से 15 साल की उम्र के लोगों को अगर आपको ये देना है, तो ये सिर्फ दिन में एक बार देना है, और 10 साल के कम उम्र के बच्चों में स्पिरुलिना नहीं देना है। ठीक है। देखिए, काफी सारे बच्चों को ये शिकायत होती है कि वो कैप्सूल निगल नहीं पाते, और उनके गले में जाके अटकता है। ऐसे कंडीशंस में आप क्या करेंगे, क्योंकि काफी सारे लोग जो ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, उनमें से मेरे ख्याल से 90% लोग तो डॉक्टर नहीं है। जब आप रेकमेंड कर रहे हैं लोगों को कोई चीज, तो उसके, देखिए, दवाई से कोई दुष्परिणाम नहीं होने वाला या साइड इफेक्ट्स नहीं होने वाले, लेकिन छोटे बच्चों में अगर आप कैप्सूल्स निगलने के लिए देंगे और वो नहीं निगल पाए, क्योंकि ये कैप्सूल है, ये चिपक गया या फिर अटक गया गले में, तो आप क्या करेंगे? इसीलिए सोच समझ कर रेकमेंड करें कोई भी मेडिसिन। अब हम आगे चलते हैं। मोरिंगा प्लस, मोरिंगा प्लस एक टैबलेट फॉर्म में है। ये मोरिंगा प्लस की दवाई हम, जैसे मैंने आपको यहाँ पे आप चित्र देख रहे हैं, ओवरऑल मतलब मोरिंगा कहाँ से हर ऑर्गन को सपोर्ट करता है। या हार्ट की बीमारी में हम दे सकते हैं, लंग्स की बीमारी में दे सकते हैं, लिवर, स्प्लीन, गाल ब्लैडर, स्टमक, पैंक्रियास, मतलब ये पचन शक्ति को बेहतरीन बनाता है। इसीलिए पचन क्रिया की कोई भी शिकायत हो, उस कंडीशंस में आप मोरिंगा दे सकते हैं, क्योंकि ये पचन शक्ति को सुधारता है। क्योंकि इसमें मोरिंगा प्लस में मोरिंगा के साथ साथ हरिद्रा, आंवला, काली मिर्च और यष्टिमधु मेथी भी है, जो पचन शक्ति को बढ़ावा देता है, पचन शक्ति को बढ़ाता है। तो पचन शक्ति को बढ़ाने के लिए भी जैसे मदद करता है। उसके साथ साथ अगर ब्लड शुगर लेवल किसी का नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा हो, तो ऐसे कंडीशंस में भी, जैसे फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल अगर 150 160 के पास, और खाना खाने के बाद, मतलब पोस्ट प्रेंडल शुगर लेवल अगर इसके 200 के आसपास हो, तो ऐसे कंडीशन में आप उन्हें मोरिंगा दे सकते हैं। अकाई सोना के साथ अगर आप मोरिंगा देंगे, तो इसमें अकाई सोना और मोरिंगा से उनका शुगर लेवल कंट्रोल में आ सकता है। उसके साथ साथ अगर पित्त और वात दोष असंतुलित हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा पित्त बढ़ जाए, या फिर वात की वजह से, जैसे मांसपेशियों में दर्द होता है, मांसपेशियों में ऐंठन आता है, तो ऐसे कंडीशन में आप उन्हें मोरिंगा प्लस रेकमेंड कर सकते हैं। इसके बाद सिबकथॉर्न आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने सिबकथॉर्न के डब्बे के नीचे एक स्किन का चित्र दिखाया है, क्योंकि ये स्किन की डिजीजेस में, स्किन की कोई भी बीमारी, त्वचा के कोई भी रोग हो, उन शिकायतों के लिए बहुत ही बेहतरीन द्रव्य है सिबकथॉर्न। तो सिबकथॉर्न एक्चुअली क्या है, एक बेरी जैसा है।
जो कोस्टल एरिया में, मतलब जहाँ बर्फीले पहाड़ों में सिर्फ ये उगता है। तो ये वहां पे कैसे होता है, कोई भी अगर स्किन की बीमारी हो तो उन कंडीशंस को ये दूर करता है। उसके साथ साथ ये सन बर्न को, मतलब काफी सारे लोगों को काफी देर तक जो धूप में काम करते हैं, उनकी स्किन जलने जैसे, उनके मतलब माथे पे, चेहरे पे जलने जैसे दाग होते हैं, उनके हाइपर पिगमेंटेशन होते हैं, या फिर बहुत ज्यादा काले पड़ चुके होते हैं, या चेहरे का ग्लो निकल चुका होता है। ऐसे कंडीशंस में आप उन्हें सीबकथॉर्न रेकमेंड कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप सीबकथॉर्न जो प्यूबर्टी एज में, मतलब कौमार्य अवस्था में जो बच्चे होते हैं, उन्हें पिंपल्स की, मुहासों की शिकायतें काफी ज्यादा होती है, लड़कों में भी और लड़कियों में भी। चेहरे पे मुहासे आना, छाती पे और पीठ पे भी मुहासे आते हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी आप उन्हें सीबकतौन दे सकते हैं, क्योंकि इस उम्र में हार्मोन्स इम्बैलेंस होने लगता है बॉडी में। तो जब बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस होने लगता है, उसको बैलेंस करने के लिए अगर आप सीबकतौन देते हैं उन्हें, तो उनके जो पिंपल्स है वो आएंगे नहीं, नए पिंपल्स नहीं आएंगे, और जो है वो भी सूख जाएंगे। उसके साथ साथ आप उन्हें दाग निकलने के लिए, मतलब चेहरे पे जो पिंपल्स के दाग रह जाते हैं, उन दाग धब्बों को निकालने के लिए आप मोरिंगा प्लस के टैबलेट में गुलाब जल मिलाकर अगर आप लेप लगाने के लिए बोलेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, उनका चेहरे का जो दाग वगैरह होते हैं वो पूरे निकल जाएंगे, और उन्हें ग्लो मिलेगा अच्छे से। सीबकथॉर्न कैप्सूल भी सिर्फ बड़ों में दे, मतलब 15 साल के आगे की उम्र में आप दे सकते हैं, 14 साल के आगे की उम्र के बच्चों में आप दे सकते हैं, मतलब बड़ों में भी दे सकते हैं सीबकथॉर्न। सीबकथॉर्न कैप्सूल्स भी 14 साल से आगे जब देते तो दिन में 2 बार देना है, खाना खाने के बाद ही सीबकथॉर्न कैप्सूल। 14 साल के कम उम्र के बच्चों में सीबकथॉर्न ना दे, कोई जरूरत नहीं होती है। कोई भी अगर शिकायत हो तो डॉक्टर से रेकमेंड करके ही, या डॉक्टर से पूछताछ करके, उस टेस्ट के बारे में डिस्कस करके आप वो दे सकते हैं, लेकिन अपने मन से सीबकथॉर्न बच्चों में ना रेकमेंड करें। उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया, सीबकथॉर्न हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करता है। तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस के लोगों में, जैसे पीसीओडी कंडीशन है, थायराइड का कंडीशन है, या फिर मेल इनफर्टिलिटी, या फिर काफी सारे पुरुषों में ये काफी सारी शिकायतें होती है, जैसे नॉक्टर्नल इजैकुलेशन, मतलब रात में पतन हो जाना। ऐसी कंडीशंस में आप उन्हें सीबकथॉर्न रेकमेंड कर सकते हैं। बहुत ज्यादा वजन बढ़ना, मतलब पीसीओडी के पेशेंट में और थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस में ऐसे होता है कि बहुत ज्यादा वजन बढ़ जाता है। ऐसे कंडीशंस में भी आप उन्हें सीबकथॉर्न रेकमेंड कर सकते हैं। कुरकुमा प्लस एक्चुअली देखिए, कुरकुमा हम बचपन से सुनते आ रहे कि हल्दी बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए, हल्दी बहुत अच्छा होता है, हल्दी का दूध पियो, अंदरूनी कोई जख्म है या फिर कोई अंदरूनी बीमारी है तो वो निकल जाएगा, सूजन है तो वो कम हो जाएगा, और बाहर भी अगर कोई चोट है तो हम उसे उस चोट को हल्दी का लेप लगाते हैं। लेकिन जो मार्केट में हल्दी मिल रही है वो इतना जेन्यून है नहीं होता है। वो जेन्यून काफी बार उसमें सिर्फ कलर मिलाया जाता है, उसमें हल्दी होती ही नहीं है, सिर्फ पीला रंग मिलाया जाता है। तो इस वजह से हमें कुरकुमा टैबलेट फॉर्म में सनेज ने दिया हुआ है, उसमें काली मिर्च भी मिलाया है उन्होंने। तो ये कुरकुमा जो है ये स्किन डिजीजेस के लिए, उसके साथ साथ अगर कोई अंदरूनी चोट है, या फिर काफी सारे लोगों को सूजन होता है, बाहर बाहर की सूजन हो या अंदरूनी सूजन हो, ऐसे कंडीशंस में आप उन्हें कुरकुमा रेकमेंड कर सकते हैं। कुरकुमा रोग प्रतिकारक शक्ति को भी बढ़ाता है, और ये एंटीबायोटिक जैसे काम करता है। ये एंटी बैक्टीरियल और एंटीवायरल इसमें प्रॉपर्टीज है, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होने की वजह से ये काफी सारे अंदर के बैक्टीरिया, हमारे शरीर के अंदर में जो बैक्टीरिया वायरस है उन्हें ये नष्ट कर देता है। और काफी सारे औरतों में ही माहवारी के टाइम पे जो पेट में एंटन होना, मरोड़ जैसे दर्द होना, ऐसे कंडीशन में भी आप कुरकुमा दे सकती है। या फिर पीरियड्स में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना, ऐसे कंडीशंस में भी आप उन्हें कुरकुमा रेकमेंड कर सकते हैं। क्योंकि ये पीरियड्स के टाइम पे क्या होता है कि जो गर्भ की थैली होती है, कुछ लोगों में बहुत ज्यादा उनमें उसमें सूजन आ जाता है, और उसके आजू बाजू के जो पेशियां होते हैं उनमें भी सूजन आ जाता है। इसकी वजह से एंटन, या फिर ऐसे दर्द होता है जैसे कोई निचोड़ रहा है अंदर से। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप कुरकुमा देंगे तो वहां का सूजन कम हो जाएगा, और दर्द नहीं होगा महावारी के टाइम पे, पीरियड्स के टाइम पे। ठीक है। ये टाइप 2 डायबिटीज, मतलब कि जब जैसे मैंने मोरिंगा के टाइम पे भी आपको बताया कि जब शुगर लेवल्स कुछ 200 के अंदर हो, लेकिन फिर भी नॉर्मल से ज्यादा हो, ऐसे कंडीशन में आप कुरकुमा प्लस उन्हें रेकमेंड कर सकते हैं। कोलोस्ट्रॉम कैप्सूल, सॉरी, कुरकुमा का मैंने आपको डोज नहीं बताया। कुरकुमा भी आप
15 साल के बाद के लोगों के लिए दिन में 2 बार खाना खाने के बाद दे सकते हैं, और 10 से 15 की उम्र में आप दिन में 1 बार खाना खाने के बाद दे सकते हैं। 10 से छोटे उम्र के लोगों में अगर देना हो, कोई भी अगर आपको डाउट हो तो डॉक्टर के सलाह से ही दे। कोलोस्ट्रॉम कैप्सूल ये आप हर उम्र के बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन 5 साल के बाद की उम्र के, 5 साल से छोटे उम्र के बच्चों को कोलोस्ट्रॉम की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उन्हें अपने माँ से कोलोस्ट्रॉम मिल चुका होता है, और वो कोलोस्ट्रॉम 5 साल तक उन्हें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो 5 साल के बाद ही कोलोस्ट्रॉम की जरूरत पड़ती है। अगर जरूरत हो तो देना है, जरूरत ना हो तो हर हर किसी को कोलोस्ट्रॉम बांटते नहीं जाना है, क्योंकि कोई भी चीज अति मात्रा में अच्छी नहीं होती है। तो कोलोस्ट्रॉम कैप्सूल आप 5 साल के बाद की उम्र के बच्चों में दे सकते हैं, लेकिन 5 से 10 साल की उम्र में सिर्फ दिन में 1 बार देना है। 10 से आगे के बच्चों को आप दिन में 2 बार दे सकते हैं। अगर हमें इसे बड़ों में देना है तो ये दिन में 2 बार, मतलब सुबह 2 शाम को 2 भी दे सकते हैं, कमजोरी की कंडीशन में, या फिर जिनकी हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर है, ऑस्टियोपोरोसिस के कंडीशन में, मतलब जहां हड्डियों में हड्डियां बिल्कुल ही कमजोर हो चुकी है, कुछ भी छोटे मोटे चोट से वो टूट जा रही है, या फिर तो चलते चलते भी उन्हें पैर मुड़ जाता है, ऐसे कंडीशंस में आप उन्हें कोलेस्ट्रॉम दे सकते हैं, बुजुर्गों में भी या फिर बड़े लोगों में भी। कोलेस्ट्रॉम मतलब क्या, वो पहले जानना जरूरी है। कोलेस्ट्रॉम मतलब गाय गाय जब बछड़े को जन्म देती है उसके बाद जो गाढ़ा दूध आता है उसे कोलेस्ट्रॉम कहा जाता है। ये कोलेस्ट्रॉम एक्चुअली हड्डियों को मजबूत करता है, उसके साथ साथ ये आपके पाचन शक्ति को बढ़ाता है, उसके साथ साथ ये वजन को भी बढ़ाने का काम करता है। काफी सारे लोगों में जहाँ शिकायत होती है कि वजन नहीं बढ़ रहा है, तो आप उन्हें कोलेस्ट्रॉम दे सकते हैं। चाहे बुढ़ापे को, मतलब प्री मैच्योर ड्रिंकलिंग, काफी सारे लोगों को उम्र से पहले ही चेहरे पे झुर्रियां पड़ने लगती है, फाइन लाइंस आने लगती है, बाल सफेद होने लगते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में भी आप कोलेस्ट्रॉम उन्हें रेकमेंड कर सकते हैं। गैनोडर्मा कैप्सूल, गैनोडर्मा कैप्सूल का क्या हुआ है, अब मैं काफी बार आप लोग बोल रहे होंगे कि मैं ये डोसेस के बारे में इतना क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कल ही एक 6 साल का बच्चा आया था, जिसे किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने गैनोडर्मा, 6 साल के बच्चे को गैनोडर्मा दिन में 2 बार लेने के लिए बोला था। देखिए, पहले तो ये कैप्सूल है जो काफी बड़ा है, अगर वो 6 साल के बच्चे के गले में अटक फंस जाए तो आप उसे क्या जवाब देंगे उनके माँ बाप को। तो ऐसे कंडीशन में इतने छोटे बच्चों में गैनोडर्मा बिल्कुल नहीं देना। गैनोडर्मा सिर्फ 15 साल के बाद ही देना है, छोटे बच्चों में इसकी जरूरत नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती। अगर जरूरत आपको महसूस हो तो आप अपने डॉक्टर से सजेशन बात करें, डिस्कस करके डिसीजन ले। डॉक्टर की सलाह से ही छोटे बच्चों में गैनोडर्मा दे, जरूरत हो तो डॉक्टर हाँ कहेंगे, नहीं जरूरत होगी तो डॉक्टर मना कर देंगे, लेकिन ये 15 साल के बाद के ही बच्चों में गैनोडर्मा देना है। आप ये लिख लीजिए। और गैनोडर्मा भी दिन में 2 बार आप दे सकते हैं, खाना खाने से पहले या बाद में। काफी लोग इसे खाना खाने से पहले लेते हैं, लेकिन काफी सारे लोगों में खाना खाने से पहले लेने से क्या होता है कि सर में काफी लोगों को दर्द होने लगता है, सीने में जलन होने लगता है, इसीलिए मैं इसे रेकमेंड करती हूँ खाना खाने के बाद ही गैनोडर्मा दिन में 2 बार ले। 15 साल के बाद ये 2 बार दिन में ले सकते हैं। अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा कमजोर है, जैसे 15 साल की उम्र में भी उसका वजन बहुत कम है, 25 या 30 ही किलो है, या 35 से कम है, तो ऐसे कंडीशन में गैनोडर्मा दिन में 1 ही बार देना है। तो 35 किलो से ज्यादा वजन के लोगों में आप ये दिन में 2 बार दे सकते हैं गैनोडर्मा। लेकिन देना किसे है, गैनोडर्मा यूजुअली हम देते हैं स्ट्रोक कंडीशन में, मतलब जहां ब्रेन में, मतलब दिमाग के नसों में कोई रक्त की गांठ जो है वो अटक जाए, या फिर हार्ट अटैक के केसेस में जहां पे कोई रक्त की गांठ अटक जाता है वहां पे, या फिर डीवीटी की कंडीशन में, यानी डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, यानी कि जहां पे पैरों के नसों में गांठ हो जाता है या फिर अटक जाता है, तो ऐसे कंडीशंस में गैनोडर्मा देना बहुत जरूरी है। क्योंकि गैनोडर्मा से क्या होता है कि खून पतला होने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, जिस वजह से उनका जो स्ट्रोक है वो उन्हें बार बार स्ट्रोक की शिकायत, मतलब बार बार नहीं होगा, वो बच सकते हैं बार बार स्ट्रोक के अटैक आने से, हार्ट अटैक आने से वो बच सकते हैं। डीवीडी कंडीशंस में ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करने के लिए, मतलब खून के प्रवाह को ठीक करने का काम गैनोडर्मा करती है, इसीलिए आप ऐसे कंडीशंस में गैनोडर्मा दे सकते हैं। उसके अलावा जब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल काफी सारे लोगों में आजकल देखने मिलता है कि 30-35 के बाद
हाई ट्राइग्लिसराइड्स लेवल होते हैं। ट्राइग्लिसराइड लेवल यानी कोलेस्ट्रॉल का एक भाग है। कोलेस्ट्रॉल में गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड होते हैं। ट्राइग्लिसराइड जब बढ़ता है शरीर में तो काफी सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि अगर वो तेज चलते हैं, फास्ट चलते हैं, तो उन्हें उनकी सांस फूलने लगती है। अगर वो थोड़ा सा भी मतलब एक 10 या 15 भी सीढ़ियां चढ़ते हैं तो ऐसे कंडीशन में उन्हें सांस फूलने लगती है। बाकी वो हट्टे खट्टे दिखने में हट्टे खट्टे लगते हैं, लेकिन उनकी सांस फूलने लगती है। तो क्यों फूलती है? तो जब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है उस कंडीशन में सांस फूलने लगती है। तो ऐसे कंडीशंस में आप उन्हें गैनोडर्मा दिन में 2 बार दे सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से जब सांस लेने में दिक्कत होती है उस कंडीशन में आपको गैनोडर्मा देना है, ना कि अस्थमा के पेशेंट में। अस्थमा के पेशेंट में गैनोडर्मा का कोई रोल नहीं है। इसीलिए अस्थमा के वजह से जब सांस लेने में दिक्कत होती है ऐसे कंडीशन में आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं देना है। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से सांस लेने में दिक्कत होता है ऐसे कंडीशन में ही आपको उन्हें गैनोडर्मा रेकमेंड करना है। मोटापा कम करता है, क्योंकि ये मोटापे को क्यों कैसे कम करता है? देखिए, अब जब चर्बी बढ़ती है मतलब फैट बढ़ता है बॉडी में, उस कंडीशन में भी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, तो ये फैट को कम करता है। गैनोडर्मा जो है ये फैट स्क्रैपिंग का काम करता है। लेखन कर्म, हम उसे आयुर्वेद में बोलते हैं लेखन कर्म। ये फैट को बॉडी में स्क्रैप करता है, कम करता है, बॉडी के फैट को लो करता है। इस कंडीशन, इस वजह से हम इसे जब ओवरवेट लोग होते हैं, मोटापा मोटापा जिन्हें शिकायत होती है, ऐसे कंडीशंस में हम उन्हें गैनोडर्मा रेकमेंड कर सकते हैं। और जिन्हें आम बात के पेशेंट्स में, जहां हड उनके जोड़ों में बहुत ज्यादा सूजन होता है, यूरिक एसिड हाई होता है जिन लोगों में, उनके जोड़ों में भी बहुत ज्यादा सूजन होता है। तो ये क्या करता है? जोड़ों के सूजन को उस कंडीशंस में कम करता है, क्योंकि इसका एक एंटी इन्फ्लामेटरी जो प्रॉपर्टी है गैनोडर्मा का, उस प्रॉपर्टी की वजह से ये जोड़ों में जो सूजन होता है, वहां का जो इन्फ्लामेशन होता है उसको कम करता है। तो इसके वजह से आप आम वात के पेशेंट को, और आम वात यानी रुमेटॉइड अर्थराइटिस, और हाई यूरिक एसिड यानी गाउट यानी वात रक्त के कंडीशन में भी आप गैनोडर्मा रेकमेंड कर सकते हैं। गिलॉय टैबलेट आप हर उम्र के बच्चों को दे सकते हैं 5 साल के बाद। 5 साल से आप हर उम्र के लोगों को गिलॉय दे सकते हैं। गिलॉय का मेन जो प्रॉपर्टी है वो है एंटी फेब्राइल, यानी ये किसी भी तरह का बुखार हो, किसी भी तरह का, नॉर्मल वायरल फीवर हो, नॉर्मल फ्लू हो, नॉर्मल बैक्टीरिया की वजह से जो बुखार आता है वो बुखार हो, या फिर जो जॉन्डिस की वजह से आने वाला बुखार हो, डेंगू की वजह से हो, टाइफाइड की वजह से हो, मलेरिया की वजह से हो, किसी भी तरह का बुखार हो, आप उन्हें आंख मूंद कर गिलॉय दे सकते हैं, क्योंकि गिलॉय से किसी भी तरह का बुखार जो है वो कम हो जाता है। गिलॉय आप 5 साल के आगे के बच्चों को अगर आपको देना है, 5 से 10 साल की उम्र के बच्चों को अगर बुखार हाई ग्रेड भी फीवर है, तो ये आप दिन में उन्हें 2 बार दे सकते हैं, सुबह शाम। ये टैबलेट फॉर्म में है तो ये निगलने में भी दिक्कत नहीं होता है बच्चों को। अगर हो ही जाए ऐसी शिकायत तो आप उसे पाउडर फॉर्म में भी दे सकते हैं, मतलब कूट कर आप पिला सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और ये वैसे भी टैबलेट फॉर्म में होता है, तो अगर ये फंस भी जाए तो भी आप अगर पानी पिला देंगे तो ये पिघल के निकल जाता है। इसलिए आप छोटे बच्चों में भी गिलोय टैबलेट फॉर्म में है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हैं दिन में 2 बार। और 15 साल के आगे के बच्चों को आप दिन में 3 बार देना है। आप बड़ों में भी मतलब 18 साल या 20 साल की उम्र के बाद भी आप ये दिन में 3 बार ले सकते हैं, एक गोली। अगर बुखार बहुत ज्यादा है, हाई ग्रेड फीवर, जैसे 100 से ज्यादा फ़ारेनहाइट का अगर फीवर हो, तो ऐसे कंडीशन में दिन में 2-2 गोलियां 3 बार लेंगे, मतलब सुबह 2, दोपहर में 2, शाम को 2 गिलोय के टैबलेट्स लें। आपको पैरास्टामोल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पैरास्टामोल बहुत ही हानिकारक है, कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन हानिकारक ही होता है, क्योंकि उसके पीछे ही लिखा होता है। आप अगर पैरास्टामोल के टैबलेट को पीछे देखें, क्योंकि हर घर में पैरास्टामोल है, मुझे पता है हर घर में पैरास्टामोल होता है, सिर्फ ब्रांड अलग होते हैं। किसी के घर में फेपानिल, किसी के घर में डोलो, किसी के घर में क्रोसिन होता है, तो लेकिन होता वो पैरास्टामोल ही। आप उसके अगर पीछे पढ़ोगे तो उसमें क्लियरली लिखा होता है एक्सेसिव यूज ऑफ पैरास्टामोल लीड्स टू लीवर डैमेज। उसके बावजूद हम उन्हें खाते हैं, तो उसको खाने के बजाय आप अगर टैबलेट गिलोय ले, तो गिलोय से आपको बुखार भी कम हो जाएगा और ना ही कोई साइड इफेक्ट होगा। उसके साथ साथ गिलोय जो है, अगर हड्डियों में या पेशियों में कोई सूजन है तो ये उसको कम करता है। उसके साथ साथ ये रोग प्रतिकारक शक्ति को भी बढ़ाता है। एसिडिटी जैसे शिकायतों में भी ये गिलोय बहुत ही उपयुक्त है। सर दर्द में, किसी भी तरह का सर दर्द हो, माइग्रेन हो,
नॉर्मल सर दर्द हो, मतलब बहुत ज्यादा आवाज की वजह से आपको अगर सर दर्द हो रहा हो, टेंशन की वजह से सर दर्द हो रहा है, तभी आप गिलोय ले सकते हैं दिन में 2 या 3 बार। इससे आपका सर दर्द भी कम हो जाएगा। ग्लूकोसामाइन, ग्लूकोसामाइन ये जोड़ों के दर्द के लिए। अभी जोड़ों के दर्द की शिकायत तो मोस्टली बड़ों में ही होती है, छोटे बच्चों में ज्यादातर नहीं होता है। हाँ, अगर छोटे बच्चों में फ्रैक्चर वगैरह हो जाए तो ऐसी कंडीशंस में आप उन्हें ग्लूकोसामाइन दे सकते हैं। लेकिन बच्चों में, मतलब 15 साल के कम उम्र के बच्चों में ग्लूकोसामाइन एक ही गोली देना है। 15 साल के कम उम्र के बच्चों को 7 साल से 15 साल की उम्र के बच्चों को आप गिलोय दिन में एक ही बार देना है। 15 साल से आगे के लोगों को आप दिन में 2 बार गिलोय दे सकते हैं खाना खाने के बाद। ये हड्डियों को मजबूत करता है। उसके साथ अगर हड्डियों में कोई मतलब जोड़ काफी, देखिए ग्लूकोसामाइन का मेन कार्य क्या है वो मैं बताती हूँ। जो दोनों जोड़ों के बीच में, मतलब हमारे हड्डियों के जोड़ों के बीच में जो द्रव होता है उसे ग्लूकोसामाइन कहा जाता है। जब वो कम होता है, जब हड्डियां घिस जाती है, तो उस कंडीशन में ग्लूकोसामाइन की कमी हो जाती है शरीर में, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम उन्हें ग्लूकोसामाइन देते हैं। उसके साथ जब कोई किसी को अगर फ्रैक्चर हो, मतलब हड्डी टूट जाए, तभी ग्लूकोसामाइन की लेवल कम हो जाती है। तो आप ऐसे कंडीशंस में अगर ग्लूकोसामाइन देते हैं तो हड्डियां जुड़ती बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी जुड़ जाती है हड्डियां। और फिर हड्डियां इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि कुछ अगर आप गलती से उस पर बोझ भी उठा ले उस हड्डी पे, तो वो टूटने की शिकायत नहीं होती। थोड़ा बहुत बोझ उठा सकते हैं फ्रैक्चर के कंडीशन में, बहुत ज्यादा फ्रैक्चर जगह को वजन नहीं देना है। लेकिन अगर आप गलती से कुछ उठा लेते तो वो हड्डियां इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो टूटती नहीं है। नहीं तो फिर हड्डियां जुड़ तो जाती है लेकिन वो इतनी स्ट्रांगली नहीं जुड़ पाती है। तो क्या होता है, कई बार काफी लोगों को एक ही जगह पे बार बार फ्रैक्चर होता है, क्योंकि आपकी हड्डियां वो पूरी तरह से अच्छी तरह से नहीं जुड़ चुकी होती है। ऐसे कंडीशन में अगर आप ग्लूकोसामाइन देते हैं उन्हें, तो हड्डियां बहुत जल्दी और मजबूती से जुड़ जाते हैं। ये किसी भी तरह के अर्थराइटिस, यानी कि जोड़ों की कोई भी दर्द हो या फिर हड्डियों में कोई भी तरह का दर्द हो, सूजन हो, ऐसे कंडीशन में आप उन्हें ग्लूकोसामाइन रेकमेंड कर सकते हैं। लेकिन एक और मैं बात बता दूं, ग्लूकोसामाइन डायबिटीज के पेशेंट्स को नहीं देना है। डायबिटीज के पेशेंट में अगर उनका शुगर लेवल नॉर्मल है तो आप दे सकते हैं, लेकिन अगर शुगर लेवल हाई है तो ऐसे कंडीशन में ग्लूकोसामाइन बिल्कुल रेकमेंड नहीं करना है, क्योंकि ग्लूकोसामाइन से शुगर लेवल बढ़ जाते हैं। ग्लूकोसामाइन भी जैसे मैंने डोसेस बोला है, लिख लीजिए आप डोसेस सारे, उसी प्रकार से देना है। गार्लिक कैप्सूल, ये देखिए यहाँ पे मैंने, आप देख रहे हैं मैंने नीचे चित्र भी दिखाया है आपको। गार्लिक का क्या काम है, ये थ्रोम्बोसिस को, यानी जो गांठ होती है, रक्त की गांठ है या फिर रक्त जो बहुत ज्यादा गाढ़ा होके फंस जाता है रक्त वाहिनियों में, उसी वजह से हार्ट अटैक की शिकायत या फिर स्ट्रोक की, मतलब पैरालिसिस होने की शिकायत हो जाती है। तो इस चीज से बचने के लिए गार्लिक कैप्सूल ले सकते हैं, मतलब जिन्हें ऑलरेडी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल हाई, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हाई होने की वजह से ही खून गाढ़ा हो जाता है। तो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल में अगर आप गार्लिक देंगे तो उनको हार्ट अटैक और पैरालिसिस होने से आप उस व्यक्ति को बचा सकते हैं, और हार्ट अटैक से भी बचा सकते हैं। मतलब पहले से आप, अगर आप जान जाए कि हार्ट अटैक तो नहीं हुआ है लेकिन खून गाढ़ा होने लगा है, फिर हो गया है हार्ट अटैक, माइल्ड अटैक है, ब्लॉकेजेस कुछ 20-30% ही ब्लॉकेज है, ऐसे कंडीशन में भी आप उन्हें गार्लिक रेकमेंड करेंगे तो 20-30% भी ब्लॉकेज हट जाएगा। लेकिन मैं बता दूं, कैल्सिफाइड ब्लॉकेज हो, 90% ब्लॉकेज हो किसी बंदे को, तो ये मत बोलना कि गार्लिक से ब्लॉकेज हटेगा, आपको एंजियोप्लास्टी की या फिर बाईपास की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कैल्सिफाइड ब्लॉकेज हो, अगर 90% ब्लॉकेज हो तो गार्लिक काम नहीं करेगा। गार्लिक सिर्फ 40 से 50% ही अगर ब्लॉकेज हो रक्त वाहिनियों में तो वो कार्य करता है, क्योंकि वो ब्लॉकेज इतना गाढ़ा या थिक नहीं होता है, वो कैल्सिफाइड नहीं होता है। इसीलिए जब भी हम लोगों को कुछ रेकमेंड कर रहे हैं तो सोच समझ कर रेकमेंड करें। ये ब्लॉकेज हटाता जरूर है, लेकिन ये 90% ब्लॉकेज को नहीं हटाता है, ये सिर्फ 50% तक के ब्लॉकेज को ही हटाता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल, किसी भी तरह का कोलेस्ट्रॉल हो, ट्राइग्लिसराइड्स कितने भी बढ़ जाए, उस कंडीशन में आप इन्हें गार्लिक दे सकते हैं दिन में 2 बार। गार्लिक आप देंगे, देखिए कोलेस्ट्रॉल लेवल तो बड़ों में ही बढ़ता है, इसलिए बच्चों को गार्लिक आप देना ही नहीं है। गार्लिक उन्हें ही देना है जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो या फिर रक्त बहुत ज्यादा गाढ़ा होता हो, यानी जिनका पीटीआईएनआर डिरेंज्ड हो। पीटीआईएनआर एक ब्लड टेस्ट होता है, वो उन्हें पता होता है जो रक्त खून पतला होने की दवाई खाते हैं, उन्हें पता है पीटीआईएनआर टेस्ट क्या होता है। तो जिनका पीटीआईएनआर टेस्ट डिरेंज्ड है, ऐसे कंडीशंस में ही सिर्फ गार्लिक देना है। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल में, पैरालिसिस के पेशेंट्स में, डीवीटी यानी जिनके
पैरों की रक्तवाहिनियां ब्लॉक हो चुकी है ऐसे कंडीशंस में, और हार्ट अटैक के पेशेंट्स में जिनके हार्ट के वेसल ब्लड वेसल्स जो है वो 50% या 70% भी ब्लॉकेज है, क्योंकि लेकिन उसको एलोपैथी के दवाई के साथ देना है। ठीक है। ओजस आयु, ओजस आयु जो है ये हम सर्दी, खांसी, गले में खराश होना, बुखार आना, ऐसे कंडीशंस में आप ओजस आयु रेकमेंड कर सकते हैं। ओजस आयु में लेकिन कंटेंट क्या क्या है ये जान लेते हैं। ओजस आयु में है वसा, शिग्रु, अमृत यानी गुड़ूची, मरीच, आम्लकी, कुमारी, ये सारे द्रव्य है। इनसे क्या होता है कि आपकी जो कफ दोष है शरीर में, जब कफ दोष बढ़ जाता है तभी मोस्टली सर्दी होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर या सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ऐसे कंडीशंस में आप उन्हें ओजस आयु आप हर उम्र के बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन 2 से कम उम्र के बच्चों को नहीं देना है। 3 साल से आगे के बच्चों को आप ओजस आयु दे सकते हैं। 3 से 7 साल के बच्चों की उम्र में आप दिन में एक बार ओजस आयु दे, सर्दी, खांसी, गले में खराश हो ऐसे कंडीशंस में। 7 से 15 साल की उम्र के बच्चों में आप दिन में 2 बार दे सकते हैं, और अगर बहुत ज्यादा सर्दी हो तो आप दिन में 3 बार भी दे सकते हैं ओजस आयु। 15 से आगे के लोगों को ओजस आयु, अगर बहुत ज्यादा सर्दी है तो आप दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम 3 बार ओजस आयु ले सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा जाम हो, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही हो, पूरा नाक जाम हो रहा हो, छाती भी जाम हो चुकी है, कफ से भर चुकी है, तो ऐसे कंडीशन में, साइनसाइटिस की कंडीशन में, जिन्हें साइनसाइटिस की शिकायत है उन कंडीशंस में भी आप उन्हें ओजस आयु दे सकते हैं। साइनसाइटिस के कंडीशन में भी आप ओजस आयु दिन में 2 गोलियां 3 बार लेना है, सुबह 2, दोपहर में 2, शाम को 2, ऐसे 2-2 गोलियां ओजस आयु के ले सकते हैं आप। नस्य ऑयल, अब ओजस आयु से रिलेटेड ही, ओजस आयु जब देंगे आप उस कंडीशन में आपको नस्य ऑयल भी देना है, लेकिन नस्य ऑयल सिर्फ उसी कंडीशन में नहीं, आप अलग अलग कंडीशंस में दे सकते हैं। लेकिन सर्दी खांसी के पेशेंट्स में आप डेफिनेटली नस्य ऑयल दे सकते हैं। नस्य ऑयल में क्या क्या है, इसमें है शतावरी, जीवंती, ज्येष्ठमध, चंदन, दारू, हरिद्रा, मुस्ता, उत्पला, बृहति, कंटकारी, शीलपर्णी, कृष्णपर्णी, विड़ंग। ये देखिए नस्य ऑयल, नस्य ऑयल एक्चुअली जो है वो ऊर्ध्व चतुर्गत व्याधि, संस्कृत शब्द है ऊर्ध्व चतुर्गत व्याधि। ऊर्ध्व चतुर्गत मतलब जो शोल्डर के ऊपर, मतलब कंधे के ऊपर का जो हिस्सा है उसे ऊर्ध्व चतुर्गत कहते हैं। तो इन इन हिस्से में जो भी बीमारी होती है, इस हिस्से वाला बीमारी में, मतलब कंधे के ऊपर के हिस्से में, हमारे शरीर के कंधे के ऊपर के हिस्से में जो कोई भी बीमारी होती है, उन बीमारियों में हम उन्हें नस्य ऑयल रेकमेंड कर सकते हैं। किसी भी बीमारी के लिए नहीं करना है रेकमेंड। काफी सारे लोग किसी भी चीज में नस्य ऑयल रेकमेंड करते हैं। पेट की शिकायत है फिर भी नस्य ऑयल दिया है, तो ऐसे नहीं है। नस्य ऑयल की भी कुछ ये होते उसी चीज में रेकमेंड करना है। जैसे मैंने आपको बोला कंधे के ऊपर की बीमारी में हम उसे रेकमेंड कर सकते हैं, मतलब सर्दी खांसी में आप रेकमेंड कर सकते हैं। किसी को अगर फेशियल पैरालिसिस, सिर्फ चेहरे का पैरालिसिस हुआ है, या फिर पूरे बॉडी में पैरालिसिस हुआ है, उसके साथ साथ चेहरे का भी पैरालिसिस हुआ है, या फिर ब्रेन में, मतलब पैरालिसिस की वजह से कोई गांठ है, या फिर कुछ ब्लॉकेजेस है, रक्त वाहिनियों में रक्त प्रवाह ठीक से नहीं हो रहा है, मेंदु तक रक्त नहीं पहुंच रहा है, ऐसे कंडीशंस में आप दे सकते हैं। आंखों की कुछ शिकायतें हो, जैसे अगर किसी को दिख नहीं रहा, आप अगर उसे नस्य ऑयल देकर आंखों में रोशनी नहीं दे सकते। लेकिन जैसे काफी सारे लोगों को आंखें बहुत ज्यादा खुजाती है, तो ऐसे कंडीशंस में आंखें लाल होती है, या फिर आंखों से बहुत ज्यादा पानी आता है, ऐसे कंडीशन में आप उन्हें नस्य ऑयल दे सकते हैं। कान की अगर कोई शिकायत हो, जैसे कान से ठीक से सुनाई ना दे रहा हो, या फिर कान में आवाजें, काफी सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि उनके कान से आवाजें आने लगती है, जिसे हम टीनिटस बीमारी कहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी आप उन्हें नस्य ऑयल नाक में डालने के लिए देना है। परसों ही मेरे पास एक लेडी आई थी जिसे कान की शिकायत थी, इसलिए उसने नस्य ऑयल कान में डाला है। देखिए नस्य मतलब नाक, ठीक है, तो ये नाक में ही डालना है, ये कान में नहीं डालना है। ठीक है, कान आंख की बीमारी हो तो भी नाक में ही डालना है, आंखों में नहीं डालना है। ठीक है, क्योंकि इसके जो द्रव्य है ये नाक के स्रोतों के लिए बने हैं, कान के और आंखों के स्रोतों के लिए नहीं बने हैं। इसलिए नस्य ऑयल नाक में ही डाले, कान या आंख में नहीं डाले। ठीक है, तो नस्य ऑयल जैसे मैंने बोला, कान की शिकायत हो तो उस कंडीशंस में भी आप नस्य ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। मुंह के दुर्गंध के लिए भी आप नस्य ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। मुंह की कोई और शिकायतें भी हो तभी आप नस्य ऑयल रिकमेंड कर सकते हैं। गले की शिकायत हो, किसी को गले में अगर खराश हो रहा हो, गले में दर्द हो रहा हो, टॉन्सिलाइटिस की शिकायत हो, फेरिंजाइटिस की शिकायत हो, या फिर परजीवी या एपिग्लोटाइटिस, मतलब हमारे जबान के ऊपर एक छोटी सी चीज होती है जिसे परजीव बोलते हैं मराठी में, या फिर एपिग्लोटाइटिस कहते हैं, तो उस कंडीशंस में भी आप नस्य ऑयल उन्हें रेकमेंड कर सकते हैं।
उसके अलावा स्ट्रेस के पेशेंट को, फीट्स के पेशेंट जिन्हें फीट्स की शिकायत होती है उस कंडीशन में, जिन्हें रात में नींद नहीं आती है, या फिर जिन्हें खर्राटे लेने की आदत होती है, या फिर जो बच्चे, कुछ काफी सारे बच्चे मुंह से सांस लेते हैं रात में क्योंकि उनका नाक ब्लॉक हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में भी आप उन्हें नस्य ऑयल देना है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, नस्य ऑयल जो है ये वात कफग्न द्रव्य है। इसमें जो भी द्रव्य है ये सारे ही वात कफग्न द्रव्य है, और हम इसे देते भी हैं वात या कफ व्याधियों में। इसीलिए नस्य ऑयल कभी भी ठंडा नस्य ऑयल नाक में नहीं छोड़ना है। नस्य ऑयल को थोड़ा सा गुनगुना करना है। अब गुनगुना करना है मतलब क्या करना है, ये इसका जो बोतल है उसको थोड़े से गर्म पानी में रखना है, बोतल के अंदर का जो तेल है वो थोड़ा सा गुनगुना हो जाए तो नाक में छोड़ना है। इसकी वजह से आपकी जो बीमारी है वो तुरंत ठीक हो जाती है, मतलब जिसे वक्त एक हफ्ता लग सकता है वो आपका 2-3 दिन में ही ठीक हो जाती है वो बीमारी। अब विमोचना रोल के बारे में बात करेंगे। विमोचना रोल में है भीमसेनी कापूर, मिंट और ओवा फूल। इसकी वजह से क्या होता है, ये अगर आपको नाक बंद होता है, मतलब काफी सारे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है जब सर्दी होती है, तो ऐसे कंडीशंस में आप भाप ले सकते हैं विमोचना रोल से। विमोचना रोल का या फिर आप रुमाल पे वगैरह विमोचना रोल लगा सकते हैं। सर दर्द के कंडीशन में आप सर में इस्तेमाल, सर दर्द के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जोड़ों के दर्द के लिए भी आप विमोचना रोल इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी ड्रॉप, तुलसी ड्रॉप, अब आप सोचेंगे "यार, तुलसी तो हर किसी के घर में मिलती है तो फिर तुलसी ड्रॉप की क्या जरूरत है", लेकिन ये जो तुलसी है वो सबके घर पे नहीं मिलती है। इसमें 3 प्रकार की तुलसी है, वो है राम तुलसी, कृष्ण तुलसी और वन तुलसी। मोस्टली सबके घरों में नॉर्मल तुलसी या कृष्ण तुलसी होती है, किसी के घर में भी राम तुलसी या वन तुलसी नहीं मिलती है। इसीलिए ये जो 3 प्रकार के तुलसियों से बनी हुई तुलसी तुलसी ड्रॉप है, ये टॉक्सिन्स को नष्ट कर देता है, शरीर में ही मिटा देता है टॉक्सिन्स को, ये बाहर भी नहीं निकल देता है, वहीं पे जला देता है। तो इसीलिए तुलसी ड्रॉप, जिन्हें सर्दी की बीमारी हो, गले में खराश हो, सांस लेने में दिक्कत हो, अस्थमा के पेशेंट्स में आप तुलसी ड्रॉप दे सकते हैं। उसके साथ साथ कोई भी अगर शरीर में टॉक्सिन्स हो, स्किन की डिजीज मतलब त्वचा रोग हो, ऐसे कंडीशंस में भी आप तुलसी ड्रॉप उन्हें रेकमेंड कर सकते हैं। मुंह में दुर्गंध, मुंह में कैंसर, या फिर जबान के अंदर कोई जख्म हो, ऐसे कंडीशन में भी आप उन्हें तुलसी ड्रॉप दे सकते हैं। अगर जबान में कोई कैंसर का गांठ हो, या फिर जबान में कोई जख्म हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है, उसमें 4 से बूंद तुलसी ड्रॉप के डाल के उसको मुंह में रखना है। उस पानी को पीना नहीं है या फिर गुल्ला करके थूकना नहीं है, उसको 10 सेकेंड, 10-10 सेकेंड के लिए पूरा ग्लास का पानी खत्म होने तक थोड़ा थोड़ा पानी मुंह में रखना है, जिस तरफ जख्म है उस तरफ रखना है, ताकि उसके वहां का इन्फेक्शन सारा निकल जाए। अडुल्सा सिरप यहाँ पे बताया, अडुल्सा सिरप जो है वो खांसी के लिए है। इस अडुल्सा में, अडुल्सा नाम तो अडुल्सा है लेकिन इसमें सिर्फ अडुल्सा नहीं है, उसमें अडुल्सा के साथ साथ है ज्येष्ठमध, रिंगणी, शुंठी, हरिद्रा, पिपली, तुलसी, त्वक, मधु, पुदीना सत्व। इसकी वजह से क्या होता है, ये पूरे कफ को, जो शरीर में कफ होता, गले में या छाती में कफ जम जाता है, उस कफ को कम करता है। साइनसाइटिस की कंडीशन में भी जब यहाँ पे कफ जम जाता है, उस कफ को ये कम करता है। इसीलिए ये दोनों तरह की खांसी के लिए बहुत ही बेहतरीन है। ड्राई कफ हो या बलगम के साथ कफ हो, दोनों खांसियों में आप उसे दे सकते हैं। नारी प्रिया, नारी प्रिया नाम से ही आप जान गए होंगे, नारी मतलब ये औरतों के लिए, नारियों के लिए है। तो इसमें क्या क्या है, शतावरी, इसमें शतावरी है, इसलिए अलग से शतावरी जरूरत नहीं पड़ती है देने की। काफी सारे लोग नारी प्रिया के साथ भी अलग से शतावरी देते हैं, तो उतनी जरूरत नहीं होती क्योंकि इसमें ऑलरेडी शतावरी है। तो आप नारी प्रिया के साथ इथिकल में जो मेडिसिन है नारी सत्व, वो दे सकते हैं। तो नारी प्रिया में है शतावरी, अश्वगंधा, शुंठी, यष्टि मधु, हरिद्रा, अभ्रक भस्म और मंडूर भस्म। इस अभ्रक भस्म और मंडूर भस्म होने की वजह से ये बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाता है, इसीलिए जिन्हें हीमोग्लोबिन की कमी होती है, मतलब रक्त की कमी होती है, ऐसे कंडीशंस में ये बहुत अच्छा काम करता है। कुछ औरतों को ये आजकल बहुत सारी औरतें हैं, ऑलमोस्ट 60% औरतों को ये शिकायत होती है कि उनको पीरियड्स में, माहवारी में जाता ही नहीं है। पीरियड्स तो आते हैं लेकिन फ्लो नहीं होता है बिल्कुल भी, 1 या 2 बूंद होता है, या फिर होता भी है तो सिर्फ 1 या आधा ही दिन होता है। तो इस वजह से क्या होता है, उनका शरीर फूलने लगता है, वो मोटे होने लगते हैं, उनका पेट फूल जाता है। कभी कभी उनका वजन भी बढ़ने लगता है। एक्सक्यूज मी। ऐसे कंडीशंस में आप उन्हें नारी प्रिया दिन में 2 बार दूध में पीने के लिए बोले, ऐसे उस
कुछ लोगों का, जिन्हें अगर दूध पसंद नहीं हो, वो पानी में भी नारी प्रिया ले सकते हैं। दिन में 2 बार नारी प्रिया लेना है, जिससे माहवारी में उनको अच्छे से ब्लीडिंग होगी। उनको अगर माहवारी में पेट में दर्द होना, ऐंठन जैसे होना, या बहुत ज्यादा तक कमर में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, ये शिकायत होगी, तो भी ये नारी प्रिया से कम हो जाएगा। काफी सारे लोगों को महामारी के टाइम पे, यानी पीरियड्स के टाइम पे पेशाब में भी तकलीफ होती है। मतलब जब वो यूरिन पास करने जाते हैं तो उस समय वहां पे उन्हें दर्द होता है, ऐंठन होता है, तो ऐसे कंडीशन में भी नारी प्रिया दिन में 2 बार ले सकते हैं। सेकंड, शतावरी। शतावरी एक्चुअली ये काफी सारे और ये देखिए, काफी सारे लोगों को ये एक क्या कहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर ये समझ है कि शतावरी सिर्फ औरतें लेती है, क्योंकि ये सिर्फ औरतों के लिए बना होता है। ऐसा कुछ नहीं है। शतावरी आप हर उम्र के लोगों को दे सकते हैं। इवन आप बच्चों में भी शतावरी दे सकते हैं, बुजुर्गों में, मर्दों में, हर हर किसी में आप शतावरी दे सकते हैं, क्योंकि ये हड्डियों को और मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। ये हड्डियों के लिए और पेशियों के लिए बहुत जरूरी होता है। उसको बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और उसमें बल प्रदान करता है, ये पोषण देता है शरीर को। इसलिए वो आप हर हर किसी में ये दे सकते हैं। जरूरी नहीं सिर्फ महिलाओं में देना है, ठीक है। हाँ, लेकिन गर्भवती महिलाओं में ये जरूर देना है। गर्भवती महिलाओं को जैसे ही गर्भ धारणा होती है, वैसे ही शतावरी शुरू कर देना है, क्योंकि उससे क्या होता है कि औरतों को पूरे गर्भावस्था में कोई शिकायत नहीं होती। उनके घर में पलने वाला बच्चा भी हेल्दी पैदा होता है। गर्भिणी को बिल्कुल भी कमजोरी महसूस नहीं होती, और डिलीवरी के बाद बहुत अच्छे से दूध आता है, बच्चा भी हेल्दी होता है, माँ को दूध भी बहुत अच्छे से आता है पूरे गर्भावस्था में। और डिलीवरी होने के 1 साल तक शतावरी शुरू रखे। इससे ना ही डिलीवरी के बाद कमजोरी महसूस होगी, ना ही बच्चे को दूध की कमी महसूस होगी। आपको भी हेल्दी और स्ट्रांग लगेगा। जैसे डिलीवरी के बाद काफी औरतों को कमर में दर्द, कमजोरी की शिकायतें होती है, तो वो शिकायत नहीं होगी। और शतावरी आप इनफर्टिलिटी के केसेस में दोनों दोनों को, हस्बैंड वाइफ दोनों को आप दे सकते हैं, जिन्हें मतलब बच्चा नहीं हो रहा, किसी दाम्पत्य जब आपके पास आते हैं, वो कहते हैं कि हमें बच्चा नहीं हो रहा है, हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है, ऐसी कंडीशन में आप दोनों को ही दे सकते हैं शतावरी। जरूरी नहीं सिर्फ औरत को देना है, दोनों में भी आप शतावरी दे सकते हैं। इसलिए शतावरी सबके लिए सही है। पीडिया सत्व। पीडिया सत्व ये तो डेफिनेटली सिर्फ बच्चों के लिए है, और आप हर बच्चे को दे सकते हैं। जरूरी नहीं है किसी बीमार बच्चे को ही देना है, आप हेल्दी बच्चों को भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें है बला, अमृता, अश्वगंधा, शतावरी, पिपली, यष्टिमधु, शुंठी और गोक्षुर। इससे क्या होता है मैं बताती हूँ। बला से हड्डियां मजबूत होती है, उनकी पेशियां मजबूत होती है। अमृता यानी गुडुचि से उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। अश्वगंधा से उनकी हाइट बढ़ती है, उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, रोग प्रतिकारक शक्ति यानी बढ़ती है। शतावरी, शतावरी से जैसे मैंने बोला हड्डी और पेशियों में पोषण मिलता है और मजबूत हो जाती है। पिपली और शुंठी से डाइजेशन, बच्चों में क्या होता है, बच्चे ना बड़े गड़बड़ में, हड़बड़ी में खाते हैं, या फिर टीवी देखते देखते खाते हैं, या भागते भागते खाते हैं, खेलते खेलते खाते हैं। कभी कभी खेल के आते हैं, हाथ बिना साफ किए ही खाने बैठ जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में उनके पेट, कभी कभी उनको पचन ठीक से नहीं होता है, जो वो खाते हैं वो ठीक से पचता नहीं है, या फिर पचता भी है तो फिर उनके पेट में कृमि हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर पिपली और शुंठी की वजह से उनको डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा, और यष्टि मधु और विड़न जो है इसमें, उसकी वजह से उनका जो कृमि है वो नष्ट हो जाएगा। और गोक्षुर की वजह से काफी सारे बच्चों में ये भी शिकायत होती है कि वो रात में पेशाब कर देते हैं, तो गोक्षुर की वजह से उनका जो ब्लैडर है वो स्ट्रांग हो जाएगा, वो रात में पेशाब नहीं करेंगे, और उन्हें पेशाब की भी तकलीफ नहीं होगी, उनके ब्लैडर की शिकायतें नहीं होगी, उनके जो मसल्स है उसमें जो इलास्टिसिटी है वो स्ट्रांग रहेगी। इसलिए पीडिया सत्व आप हर तरह, मतलब सारे बच्चों में आप दे सकते हैं पीडिया सत्व। लेकिन ये 5 साल के आगे के बच्चों को दे। काफी बार मुझे ये सवाल आता है, 1.5 साल का बच्चा है हम पीडिया सत्व आधा चम्मच दे, 2 साल का बच्चा है आधा चम्मच दे, नहीं, जरूरत नहीं होती है। क्योंकि जैसे मैंने बोला, अगर माँ गर्भावस्था से शतावरी ले तो माँ को वैसे भी 1.5 साल तक दूध आ जाएगा, तो माँ का दूध जब बच्चे को मिल रहा है तो पीडिया सत्व की जरूरत नहीं, क्योंकि माँ के दूध में उसे सब कुछ मिल रहा होता है। और वैसे भी पीडिया सत्व में जो ये द्रव्य है, ये सिर्फ 5 साल के बाद के उम्र के बच्चों में ही डाइजेस्ट होगा। ये द्रव्य छोटे बच्चों में डाइजेस्ट नहीं होते हैं।
प्रोटीन प्रोटीन आप हर किसी को दे सकते हैं, बच्चों में भी दे सकते हैं, हर उम्र के लोगों में दे सकते हैं। ये पेशियों को मजबूत बनाता है, मांसपेशियों को। उसके साथ साथ शरीर में अगर कोई कमजोरी हो तो कमजोरी को कम करता है ये। आपके बालों को और हड्डियों को मजबूत बनाता है। काफी सारे लोग क्या करते हैं, जब बाल झड़ते हैं तो सिर्फ तेल लगाते हैं, बालों में तेल लगाएंगे, उन्हें शैम्पू लगाएंगे, उन्हें लगेगा झड़ना कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, अगर अंदर से प्रोटीन की कमतरता है, आप ऊपर से कितना भी तेल लगाए, आपके बाल स्ट्रांग नहीं होने वाले हैं। आपका अगर बालों को स्ट्रांग बनाना है, बालों का झड़ना रोकना है, तो अंदर से प्रोटीन की जरूरत होती है। तो ऐसे कंडीशन में भी आप उन्हें प्रोटीन दे सकते हैं। हड्डियों के पेशेंट, मतलब हड्डियों की शिकायत, जिन्हें हड्डियां कमजोर होती है, दर्द होता है, ऐसे कंडीशन में भी आप प्रोटीन पाउडर उन्हें दे सकते हैं, कमजोरी के कंडीशन में। और जिनका वजन नहीं बढ़ रहा है, ऐसे कंडीशन में भी आप उन्हें प्रोटीन पाउडर दे सकते हैं। दूध में दिन में 2 बार 1-1 चम्मच लेना है। हमारा जो प्रोटीन है वो प्योर प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, इसी वजह से ये बहुत ही स्ट्रांग, मतलब हड्डियों को बहुत स्ट्रांग बनाता है ये। आपको कोई क्या बोलते हैं, किसी भी आपकी इम्यून सिस्टम को वीक नहीं बनाता। काफी मतलब मार्केट में जो भी प्रोटीन है वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन नहीं होते, इसकी वजह से काफी बार हड्डियां कमजोर भी होने लगती है और मूड स्विंग्स भी होने लगते हैं। हमारा ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, तो ये यहाँ पे मूड स्विंग्स होने के भी चांसेस नहीं है, क्योंकि ये प्लांट से बने हुए हैं। जब ये प्लांट से नहीं बना होता है, डेफिनेटली किसी एनिमल से बना होता है, एनिमल बेस्ड प्रोटीन होता है, तो डेफिनेटली एनिमल की वजह से हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन होने की वजह से इस प्रोटीन के इंटेक से हार्मोनल चेंजेस नहीं होंगे। प्लांट बेस्ड है मतलब इसमें क्या है, तो इसमें है सोया प्रोटीन, पी प्रोटीन, काउ कोलेस्ट्रॉम का प्रोटीन भी है इसमें, और ब्राउन राइस का प्रोटीन है इसमें। गो अर्क, गोमूत्र अर्क जो है, गोमूत्र का अर्क जो है, अब आप बोलेंगे हमारे गांव में तो गोमूत्र ही मिल जाता है, तो हम अर्क क्यों ले, लेकिन ये अर्क है, मतलब ये गोमूत्र का उसको शुद्धिकरण करके बनाया हुआ होता है, तो इसकी वजह से अर्क ज्यादा बेहतर होता है। ये कोलेस्ट्रॉल का कम करता है शरीर में, रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाता है ये। किडनी स्टोन्स के कंडीशन में, जब बहुत ज्यादा बड़ा किडनी स्टोन 10 mm से भी ज्यादा हो, तो ऐसे कंडीशन में भी आप गोआर्क दे सकते हैं। गोर बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, ये किडनी लिवर को भी स्ट्रांग रखता है। किडनी के पेशेंट में जिनमें हाई क्रिएटिनिन लेवल होता है, ऐसे कंडीशन में आप उन्हें गोआर्क दे सकते हैं। स्किन डिजीजेस में भी आप, त्वचा रोगों में आप लगाने के लिए भी गोआर्क दे सकते हैं। वेदामृत, वेदामृत में जो कंटेंट है पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वेदामृत में है अमृत, आंवला, अश्वगंधा, अर्जुन, हरिद्रा, ब्राह्मी, द्राक्षा, ग्रीन टी, अदरक, मोरिंगा, तुलसी, यष्टि, मधुमत। अभी इसमें जो अर्जुन है, इसे हार्ट टॉनिक कहा जाता है, इसीलिए हृदय रोगों में, मतलब हार्ट अटैक के कंडीशंस में या हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी में आप उन्हें वेदामृत दे सकते हैं। ब्राह्मी और मोरिंगा जो है ये मेद्य द्रव्य है। मेद्य द्रव्य, अश्वगंधा, ये सारे ही मेद्य द्रव्य है। मेद्य द्रव्य यानी ब्रेन के जो सेल्स है उसको एक्टिव करते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में भी आप ब्रेन के रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, या फिर बच्चों में भी जब उनकी स्मरण शक्ति कम हो, कॉन्सेंट्रेशन लेवल वीक हो, या फिर डाउन सिंड्रोम के बच्चे या ऑटिस्टिक बच्चे जिनकी जो मानसिक तौर से संतुलित नहीं होते, ऐसे कंडीशन में भी आप उन्हें वेदामृत रेकमेंड कर सकते हैं। पैरालिसिस के पेशेंट में भी आप रेकमेंड कर सकते हैं वेदामृत। वेदामृत अगर बड़ों में देना है तो 4 बूंद डायरेक्ट जबान के नीचे छोड़ने के लिए बोले, तभी ये बहुत ज्यादा करता है, क्योंकि सबलिंगुअली यानी जबान के नीचे एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होता है। बच्चों में अगर देना है तो 10 साल के बाद 2 बूंद जबान के नीचे आप दे सकते हैं। लेकिन 10 साल से भी कम उम्र के बच्चे हो तो उनको 1 कप पानी में 2 बूंद डाल के फिर पीने के लिए बोले। मेडोलाइट, मेडोलाइट 3 फॉर्म है। मेडोलाइट अब तो आप नाम से समझ गए होंगे कि ये शरीर के मेद को, मतलब फैट को कम करता है। तो ये यहाँ पे मैंने चित्र भी बताया है, फैट टू फिट होने के लिए मेडोलाइट हम देते हैं। तो मेडोलाइट 3 फॉर्म में आता है, लिक्विड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में और टैबलेट फॉर्म में। तो ये जब पाउडर फॉर्म में, सॉरी, इसका मैं डोज बता देती हूँ। लिक्विड फॉर्म में जो है ये 15, वजन के हिसाब से डोज आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन मैं एक अप्रोक्सीमेट मैं आपको बताती हूँ, मतलब एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा। लिक्विड मेडोलाइट जो है ये 15 ml दिन में 2 बार 15 से 20 मिनट खाना खाने से पहले लेना है। इसका पाउडर जो है वो टी टाइम पे, यानी सुबह 8 से 9 बजे के बीच और शाम को 5 से 6 बजे के बीच आप ले सकते हैं, गुनगुने पानी में 1-1 चम्मच मेडोलाइट पाउडर। और टैबलेट जो है मेडोलाइट का, ये 2 से 3 बार, वजन के हिसाब से ये डीरेंज होता है, 2 से 3 बार दिन में लेना है मेडोलाइट टैबलेट खाना खाने के बाद। डाइबोसुदा,
डाइबोसुदा नाम से आप समझ गए होंगे ये डायबिटीज के लिए है। तो ये डाइबोसुदा भी दो फॉर्म में आता है, डाइबोसुदा लिक्विड और डाइबोसुदा टैबलेट। तो लिक्विड जो है ये दिन में 2 बार लेना है। ये भी मैं आपको इसके भी डोसेस शुगर लेवल पे बदल जाएंगे, लेकिन फिर भी एक रफ आइडिया के लिए मैं बता दूं कि 15 ml डाइबोसुदा खाना खाने से 2 बार, दिन में 2 बार लेना है। खाना मतलब सुबह के नाश्ते से पहले और रात के खाने से पहले, 15 मिनट खाने से पहले लेना है लिक्विड 15 ml। और टैबलेट जो है वो दिन में 3 बार लेना है खाना खाने के बाद। ठीक है। डायबिटीज के जो डाइबोसुदा के लिए हम एक और लेक्चर भी लेंगे जिसमें मैं आपको डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस बताऊंगी। फिर भी मैं एक रफ आइडिया दूं आपको, मतलब एक ब्रीफ में बता दूं तो डायबिटीज जो है वो एक ऐसी बीमारी है, सबसे खतरनाक बीमारी है, क्योंकि ये शरीर के हर अवयव को खराब नष्ट करता है, हर अवयव को। जैसे मैंने आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने दिखाया है, ये ब्रेन, हार्ट, ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिनियों को, आंखों को, पैरों को। डायबिटिक फुट आप देख काफी सारे लोगों में आपने देखा भी होगा, अगर पैरों में कोई जख्म होता है तो वो जख्म भरते नहीं है, काफी बार तो पैरों की उंगलियां या फिर पूरा पैर भी काटना पड़ सकता है। किडनी में मतलब जब डायबिटीज शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं होते हैं तो ऐसे कंडीशंस में अनकंट्रोल शुगर लेवल में किडनियां भी खराब हो सकती है। और नसों में न्यूरोपैथिक कंडीशन, मतलब नसें जो है वो पूरी सुन्न पड़ जाती है। काफी सारे लोगों में ये शिकायत होती है डायबिटीज के पेशेंट्स में कि उनके नसों में झंझनाहट हो रहा है, या फिर बिल्कुल भी नस बस महसूस नहीं होता है कुछ भी। हाथ भी लगाओ तो उन्हें महसूस नहीं होता है, वो चलते भी है तो उन्हें लगता है कि वो स्पंज पर चल रहे हैं, जमीन पर नहीं, बिल्कुल भी उन्हें जमीन महसूस नहीं होती है। इसे न्यूरोपैथिक कंडीशंस कहते हैं। इसलिए डायबिटीज के कंडीशंस में शुगर लेवल को मेंटेन रखना और डायबिटीज की वजह से होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए डाइबोसुदा लें। स्टैमेक्स पाउडर और स्टैमेक्स टैबलेट फॉर्म में है। स्टैमेक्स टैबलेट भी दो तरह के, स्टैमेक्स प्लस और स्टैमेक्स करके। ये एक्चुअली मेल इनफर्टिलिटी केसेस में, मतलब जहां जेंट्स में ये शिकायत होती है इनफर्टिलिटी की, मतलब स्पर्म काउंट कम है या फिर स्पर्म काउंट नॉर्मल है लेकिन मोटिलिटी मतलब वो एक्टिव नहीं है, मतलब पुरुष वंध्यत्व में जहां पे उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं ऐसे कंडीशन में, या फिर पुरुषों में काफी सारे लोगों में ये शिकायत होती है कि रात में उन्हें पतन होता है, ऐसे कंडीशन में प्री मैच्योर इजैकुलेशन में, ऐसे कंडीशन में स्टैमेक्स पाउडर या टैबलेट आप उन्हें रेकमेंड कर सकते हैं। ये उनकी रिपोर्ट्स पे डिपेंड करता है कि सिर्फ स्टैमेक्स पाउडर देना है या स्टैमेक्स पाउडर के साथ साथ आप उन्हें टैबलेट भी दे सकते हैं। अगर कोई बंदा 40 के ऊपर की उम्र का हो तो स्टैमेक्स पाउडर के साथ साथ आप उन्हें स्टैमेक्स प्लस पाउडर टैबलेट दें। स्टैमेक्स टैबलेट जो है वो 40 से कम उम्र में दे, और स्टैमेक्स प्लस 40 के ऊपर के उम्र वालों को स्टैमेक्स प्लस टैबलेट दे। देखिए जैसे मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि आप अगर हर चीज संतुलित मात्रा में करते हैं, मतलब खान पान और शारीरिक व्यायाम भी एक संतुलित मात्रा में करते हैं, तो आप कभी रोगी नहीं होंगे, आप हमेशा निरोगी रहेंगे, आपको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। जैसे मैंने यहाँ पे खाने की थाली आप देख रहे हैं, कितना सादा और सिंपल खाना है जिसमें कम तेल से बना हुआ है। उसी प्रकार बॉडी बॉडी के लिए भी एक्सरसाइज की जरूरत होती है। आप अगर रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी। काफी लोग ये कहते हैं कि हमको एक्सरसाइज, हमारा काम ही बहुत ज्यादा होता है, हम इतना काम करते हैं, हमें एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं मैंने जो दिखाया है चित्र में, क्या जिस तरह का काम आप लोग करते हैं उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आपका शरीर इतना मुड़ता है? नहीं मुड़ता है। इसीलिए एक्सरसाइज की जरूरत होती है। आप दिन में से कम 1 घंटा एक्सरसाइज कर लेना चाहिए, जिससे आप फिट रहेंगे, आपकी हड्डियां आपकी पेशियां स्ट्रांग रहेंगी, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, तो उनमें दर्द नहीं होगा, स्टिफनेस मतलब अकड़न नहीं होगी। ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मैम। आपने सही में हमें इतना बहुत अच्छा नॉलेज दिया सभी सनेज के प्रोडक्ट के बारे में, किस तरह से प्रोडक्ट यूज करना है, कहाँ पर रिकमेंड करना है। तो मैम मैं सभी हमारे दर्शकों की ओर से आपका फिर से एक बार धन्यवाद अदा करता हूँ, और पूरे हमारे सनेज टीम की ओर से करता हूँ, क्योंकि आपने सही में हमें एक बहुत बढ़िया ऐसा नॉलेज दिया। दोस्तों, मैं भी आप सभी लोगों को सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ। आप कोई भी प्रोडक्ट बिना नॉलेज के किसी को भी रिकमेंड ना करें। मतलब जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर वर्ग है, जहाँ से हमें बहुत सारे कभी कभी ऐसा भी पता चलता है कि उन्हें कुछ पता नहीं होता है कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे यूज करना है, फिर भी हम किसी को रिकमेंड कर दें।
तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप डॉक्टर ना बनिए। सनेज में हमने कुछ डॉक्टर के कांटेक्ट नंबर आपके लीडर के पास में, आपके टीम मैनेजर के पास में दिए हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप डॉक्टर से सीधा कॉल कर सकते हैं, या फिर आप डॉक्टर को व्हाट्सएप रिपोर्ट भी शेयर कर सकते हो, जिसकी वजह से जब भी आपको डॉक्टर बताएंगे इस तरह से प्रोडक्ट यूज करना है, तो अगर आप उसी तरह से करेंगे तो ये हमारे लिए भी और हमारे जो कस्टमर्स है उसके लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। दोस्तों, हेल्थ पर बहुत सारे लोग हैं जो हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा पूरी सनेज की ओर से कि आप खुद की हेल्थ पर ध्यान दीजिए। कहते हैं कि अगर हमारे पास में पैसे नहीं रहे, विदाउट मनी हम जी सकते हैं, लेकिन विदाउट गुड हेल्थ हम नहीं जी सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आपकी हेल्थ अच्छा रखना है तो इसके लिए आपको डेली मैम ने बताने से, जैसे कि हमें एक्सरसाइज करना है, व्यायाम करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा चलना भी है, और इसी के साथ हमें सनेज के प्रोडक्ट जो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे फैमिली के लिए, हमारे दोस्तों के फैमिली के हेल्थ के लिए बने हैं, तो आप लोगों ने सनेज के प्रोडक्ट यूज कीजिए। और अगर आपको रिजल्ट है तो आप दूसरों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप रिजल्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सनेज रिजल्ट अगर एक बार प्रेस करके देखिए, देखिए दोस्तों, सनेज के आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, तो आपको हजारों लाखों रिजल्ट आएंगे जो खुद कस्टमर ने कहा है। तो इसी के साथ दोस्तों, आज का सेशन के लिए मैं आपसे समाप्ति के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। यहाँ हमारा सेशन यहीं पे हम खत्म करते हैं, और ऐसे ही एक बढ़िया सेशन आपके लिए हमेशा हम लेके आएंगे। तो उसके लिए तब तक के लिए टेक केयर, तब तक के लिए टेक केयर, और मिलते हैं ऐसे ही हम नए सेशन के लिए। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू।